जय हिंद फ्रेंड्स, समसामयिक घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अनस मिर्जा आज अभी आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। यूपी पीईटी यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट को जो पिछले वर्ष परीक्षा हुई यूपी पीईटी की, इस पे जो भी पॉलिटी सेक्शन से प्रश्न आए उन प्रश्नों का विश्लेषण करने के लिए मैं आप सभी के सामने आज हाजिर हुआ हूं। तो चलिए अब हम अपने विषय के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। पिछले वर्ष की जो यूपी पीईटी की परीक्षा हुई है उसमें पॉलिटी सेक्शन फर्स्ट मीटिंग से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उस मीटिंग में हम थोड़ा सा देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या है और उन प्रश्नों को पूछे जाने के पीछे कोई ना कोई कारण रहता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका स्क्रीन के सामने जो पूछा गया है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से आप देखोगे जन स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची संविधान के 7वीं अनुसूची में है। यानी ये अनुसूची से रिलेटेड प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपको अनुसूची से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, यानी आपको अनुसूची अच्छे से पढ़नी होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था इसके किसके अंतर्गत रखी गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखी गई है। यानी आपका पंचायती राज व्यवस्था और भाग 4 से मिलाकर एक प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण निहित है? तो यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। मौलिक अधिकार भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अनुच्छेद 29 में दिया गया है। यानी मौलिक अधिकार और समवर्ती संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची यानी 7वीं अनुसूची और भाग 4, ये 3 अध्याय हो गए जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद आप देखोगे शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि सन्निहित है। अब यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आ गए हैं। शिक्षा के अधिकार से अनुच्छेद 21(1) में है, ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अब ये जो शिक्षा का अधिकार है संविधान में 3 जगहों पर है। हो सकता है अगली बार दूसरी जगह से प्रश्न आ जाए, भाग 4 से या मूल कर्तव्य से आ जाए। तो कहने का मतलब ये है जो भी पॉलिटी का सिलेबस आपके एग्जाम की दृष्टि से बनाया गया है, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड है, उस सिलेबस को आप पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद जाकर एग्जाम देंगे। यहाँ पर तो पिछले प्रश्न पत्र की हम थोड़ी सी एनालिसिस कर रहे हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, यहां से प्रश्न आया है, लोकसभा से अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। हो सकता है अगली बार लोकसभा से ना आकर राज्यसभा से आ जाए या राज्य विधानमंडल से आ जाए। तो आपको पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर रहना है, कहीं से भी प्रश्न आ जाए आपको छोड़ना नहीं है। तो लोकसभा से यानी संसद से एक प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ पर पहली मीटिंग में 5 प्रश्न आए थे। आप जानते हो 100 नंबर का प्रश्न पत्र होता है जिसमें 5 नंबर भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था से पूछा जाता है। अब सेकंड मीटिंग में भी 5 प्रश्न पूछा गया, यानी 5 नंबर का होगा। सेकंड मीटिंग में देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान में इसमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? अब यहाँ पर भी देखिए सेकंड मीटिंग का भी पहला क्वेश्चन सूची से ही पूछा गया है, 7वीं अनुसूची से। तो यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता राज्य सूची में नहीं सम्मिलित है। पहले मीटिंग में भी आया है और सेकंड मीटिंग में भी, यानी जो समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची 7वीं अनुसूची में है। और यही जब आप पढ़ोगे संविधान के भाग में तो केंद्र और राज्य के मध्य संबंध पढ़ोगे, अनुच्छेद 246 में आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। फिर अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अब यहाँ पर भी ग्राम पंचायत से एक प्रश्न पूछा गया। पिछले प्रश्न में भाग 4 से यही प्रश्न सेम पूछा गया था, उसमें अनुच्छेद नहीं पूछा गया था, इसमें अनुच्छेद पूछा गया है। यानी पंचायती राज एक ऐसा टॉपिक है जहां से एक प्रश्न 100% आने की संभावना है। अगर आप पंचायती राज पढ़ लेते हो तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 प्रश्न आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? अब देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, यह भी पंचायती राज से संबंधित है। 2 प्रश्न आ गए। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनक माने जाते हैं। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पर लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की बात की थी, ग्राम स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर और जिला स्तर पर। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। और इसी समिति की सिफारिश के आधार पर सबसे पहले भारत में राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1859 को।
सॉरी 1859 नहीं, 1959 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। अब यहाँ पे भी देखिए आर्थिक न्याय की बात की है, यानी भाग 4 की बात की गई है। और भाग 4 से पिछले भी प्रश्न पत्र में, यानी पहली पाली में भी प्रश्न पूछा गया और सेकंड पाली में भी, यानी भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संसद यानी लोकसभा राज्यसभा, और आप देखे होंगे पंचायती राज, यहीं से मिलाकर प्रश्नों की श्रृंखला बनी है। और एक है आपका 7वीं अनुसूची। तो यहाँ पर देखिएगा राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल अगला प्रश्न पूछा गया है 6 वर्ष का होता है। अब राज्यसभा से भी एक सवाल पूछा गया, पिछले प्रश्न पत्र में आप देखे होंगे पहली मीटिंग में तो लोकसभा से पूछा गया था एक प्रश्न, और इसमें राज्यसभा से पूछा गया, यानी संसद से प्रश्न पूछा गया। तो इस तरह से पॉलिटी के सेक्शन में जितने भी आपको सिलेबस में दिए गए 6-7 टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स का बढ़िया से अध्ययन करना है हमको। और इस अध्ययन के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं 14 तारीख से, यानी 14 जून से दोपहर 12:30 बजे एक दहाड़ बैच स्पेशल फॉर यूपी ट्रिपल के यूपी पीईटी बैच के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये क्लास जो होगी वो 3 घंटे की होगी और रेगुलर वे में यूट्यूब पर चलेगी। आप सभी लोग घटना चक्र परिवार के साथ जुड़िए। घटना चक्र परिवार आपके साथ बहुत ही शिद्दत से लगा हुआ है और अपने मार्ग को आप प्रशस्त करिए। तो यहीं पर मैं अपनी बारी को जय हिंद दोस्तों, घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं विपुल सिंह साइंस के विगत वर्षों के पेट के प्रश्न पत्र को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जहां मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि विगत वर्ष जो पेट का एग्जाम हुआ था 24 अगस्त को, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आए हुए थे। और इसी के आधार पर हम ये एनालिसिस करके निष्कर्ष निकालेंगे कि आगामी समय में जो सितंबर में आयोजित होना है परीक्षा पेट का, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। और ये घटना चक्र परिवार आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर उपस्थित हुआ है कि आगामी सितंबर माह में जो पेट का एग्जाम होना है उसके लिए एक सभी विषय के अपने अपने क्षेत्र के जो पारंगत और धुरंधर टीचर हैं उनको लेकर आपके सामने एक दहाड़ बैच लेकर आ रही है 14 जून को। तो उसी के विषय में आज हम विगत प्रश्नों के एनालिसिस के आधार पर केवल ये बताने का प्रयास करेंगे कि प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार से आ रही है और आगामी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए आपका बहुत समय न लेते हुए हम अपने मूल विषय पर आते हैं, विज्ञान विषय पर। तो फर्स्ट मीटिंग में जो पेपर आया हुआ था उसके प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि ठोस चालक में धारा का वाहक होते हैं। तो इसमें उत्तर है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम आपको ये केवल बताने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं, उनका नेचर क्या है और आगामी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ये जो प्रश्न आया है आपका, ये विद्युत धारा के चैप्टर से आया है, फिजिक्स से। तो यहाँ पर एक चीज़ हम ये देखेंगे कि अगर हम एक भी टॉपिक को छोड़ के चलें, अगर ये सोच लें कि शुरू के कुछ प्रश्न टॉपिक को पढ़ लें और हमारा काम हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से बेईमानी होगी अपने साथ। अगर आप पूरी तरह से अर्जुन की तरह अपनी आंखें मछली पर लगा के बैठे हैं कि मछली की आंखों को हम किसी भी तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तो यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि कोई भी विषय, चाहे पॉलिटी हो, इतिहास हो, संविधान हो, तो किसी भी विषय में आप अधूरे ज्ञान को लेकर आप एग्जाम को नहीं पास कर सकते। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए कि विद्युत धारा का यह प्रश्न आया हुआ है विगत वर्ष में। तो आइए अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, इसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री का भी एक प्रश्न आया है जो सूत्र से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर कुछ धातुओं और रसायनों के विषय में उनके रासायनिक नाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसी में से एक ब्लीचिंग पाउडर है जो विगत वर्ष के पेपर में आपको पूछा गया है। तो आइए अगले प्रश्न पे आते हैं कि कैरेट 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है। तो ये भी हमारा रसायन विज्ञान के धातु से चैप्टर है। एक प्रश्न है, एक चैप्टर है वहाँ धातु और अधातु। तो यह प्रश्न उसी चैप्टर से पूछा गया है। तो आप एक चीज़ देखिए कि रसायन विज्ञान के प्रश्न अभी तक जो 2 मिले, दोनों प्रश्न अलग अलग टॉपिक से हैं। तो आप किसी भी टॉपिक को इग्नोर करके नहीं चल सकते। तो यहाँ पर ये ऐसे प्रश्न करने के लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे जो 14 जून को दहाड़ बैच शुरू हो रहा है उसमें। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ बताना चाहेंगे
कि अगर ये प्रश्न पूछा गया है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत, तो आप एक चीज़ जानते हैं कि खरा सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो अगर 24 कैरेट का मतलब हो गया 100%, तो इसका मतलब है कि 18 कैरेट कितने का बराबर होगा, तो ये 2/3 भाग है, इसका मतलब है कि 75% के बराबर होगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को हम हल करने का ट्रिक भी बताएंगे जो 14 जून को शुरू होगा बैच। यहाँ केवल हम एनालिसिस करके आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं कि संतरे में बहुतायत होता है, तो संतरे में या किसी भी खट्टे फल में विटामिन सी की अधिकता होती है। तो यहाँ यह प्रश्न जो है ये पोषण से के चैप्टर से आया है, खासकर विटामिन का जो चैप्टर है। तो अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। लिखा हुआ कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई होती है, और वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात द्वारा तय करती है। तो यहाँ पर यह दूरी का चैप्टर है। और एक चीज प्रश्न के प्रकृति के आधार पर अगर हम देखें तो दूरी का जो चैप्टर है वहाँ से यह प्रश्न जो आया है, तो आप उसको इस तरह से एनालिसिस करिए कि यहाँ से जो प्रश्न है ये इसके मात्रक से संबंधित है, अर्थात किसी भी चैप्टर के सूक्ष्म से सूक्ष्म सभी विषयों पर हमको अपना जो है पकड़ बनाए रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। सेकेंड मीटिंग में जो प्रश्न आए थे इसमें है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, तो इसका उत्तर है ओम। तो यहाँ पर यह प्रश्न जो है ये विद्युत धारा के प्रश्न से फिर पूछा गया है, और यही विद्युत धारा का प्रश्न आपको फर्स्ट मीटिंग में भी मिला हुआ था। तो इस तरह से देखिए विद्युत धारा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पेट के एग्जाम के दृष्टि से। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये साइट्रिक अम्ल है। तो इसे अगर हम देखें तो ये भी हमारा किससे है, विटामिन के चैप्टर से, जो कि पिछले मीटिंग में भी फर्स्ट मीटिंग में भी विटामिन का चैप्टर आपके सामने प्रश्न आया था, केवल प्रकृति अलग हुआ है। अगला प्रश्न कर्कटजनक रसायन से होता है, ये होता है कैंसर का रोग होता है कर्कटजनक रसायन से। तो इसे अगर हम लोग देखें तो रोग का ये चैप्टर है बायो पोर्शन से। तो इसका मतलब है कि अब प्रश्न रोग से भी एक प्रश्न आपको पूछे जाने की प्रबल संभावना है अगले पेट के एग्जाम के लिए भी। अगला प्रश्न त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है अधिचर्म। तो इसका मतलब है कि यह प्रश्न कहाँ से आया है, बायो सेक्शन से आया है, और बायो सेक्शन में ये कंकाल तंत्र का चैप्टर से आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर बायो को आप देखिए रोग से भी पूछा है, विटामिन से भी पूछा है, और ये प्रश्न आपका कंकाल तंत्र से पूछा है। तो किसी भी टॉपिक के सभी प्रश्नों को आपको अगर सभी प्रश्नों को हल करना है तो पूरे सिलेबस को आपको टच करना ये अनिवार्यता है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, तो बिजली का प्रवाह सर्किट में जब स्विच बंद होता है तभी होता है। तो ये भी चैप्टर देखिए कहाँ से आया प्रश्न, ये भी विद्युत धारा का प्रश्न है। तो आप देखिए कि विद्युत धारा का प्रश्न जो है फर्स्ट मीटिंग और सेकेंड मीटिंग को मिलाकर लगभग 4 प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न, तो इस तरह से फर्स्ट मीटिंग और सेकेंड मीटिंग को मिलाकर कुल 10 प्रश्न आए हैं, और 5 नंबर के प्रश्न हैं ये, मतलब फर्स्ट मीटिंग में 5 नंबर का पूछा जाएगा और सेकेंड मीटिंग में भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस तरह से प्रश्नों की प्रकृति के एनालिसिस के आधार पर हम लोग 14 जून को दहाड़ बैच लेकर आ रहे हैं, और आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा अगले एग्जाम के लिए कि जो सितंबर माह में पेट आपका होना है उसके लिए घटना चक्र परिवार आपकी सफलता के लिए कृतबद्ध हो चुका है, और आप लोग भी अपनी तैयारी के लिए घटना चक्र परिवार से जुड़े। अब हम अपने अगले साथी जो इतिहास विषय के प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे उनको आमंत्रित करता हूं। इसी के साथ हम यहाँ से अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। गुड आफ्टरनून। घटना चक्र प्रकाशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं नवीन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइज, आज से हम लोग एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने चल रहे हैं जो कि 14 जून से शुरुआत होगी। दहाड़ बैच नामक नए बैच के साथ हम इस श्रृंखला की शुरुआत करने चल रहे हैं। और जो बच्चे किसी कारणवश लास्ट परीक्षा में अपना स्कोर अच्छा नहीं कर पाए, बिल्कुल भी हताश परेशान ना हो, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल मन लगा के समझे कि किस तरीके के प्रश्न हैं और किस तरीके का स्तर एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप इस सेगमेंट में मेरे मार्गदर्शन में इतिहास विषय और भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। आपको मैं बता दूंगा कि इतिहास विषय में अगर बात करें तो एक इतिहास है जहां से 5 प्रश्न हैं,
और राष्ट्रीय आंदोलन यानी नेशनल मूवमेंट से आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यानी ओवरऑल अगर हम इतिहास खंड की बात करें तो 10 प्रश्न निश्चित हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। बाकी भूगोल से 5 प्रश्नों की लेवल आपके सामने रहेगा। ठीक है, आइए आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो है इंडियन हिस्ट्री में जो फर्स्ट मीटिंग में प्रश्न पूछे गए। अभी केवल आप लोग प्रश्नों का लेवल देखिए, स्तर देखिए, फिर जब हम लोग टॉपिक वाइज सेशन वाइज उसको समझेंगे तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या है कि निम्न में से कौन से संत जो हैं वो शिवाजी के समकालीन थे। तो यानी प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जहां पे हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या वो शंकराचार्य हैं, चैतन्य हैं, मध्यकाल नामदेव हैं या तुकाराम है ना, इस तरीके के। तो हम लोग इसके बारे में अभी पूरा डिटेलिंग में बात नहीं करेंगे। 17वीं शताब्दी के संदर्भ में है, तो यानी मध्यकालीन भारत में भी कुछ प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आएंगे। प्राचीन भारत का जब प्रादुर्भाव हो रहा है तो वहां पे हम लोग चीजों को समझेंगे। अभी प्रश्नों का स्तर देखिए आप, और जो फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में जो प्रश्न पत्र आए हैं उसमें एक समानता ये देखने को मिली है कि फर्स्ट मीटिंग में जिस सेगमेंट से प्रश्न पूछे गए हैं अगली मीटिंग में उसी सेगमेंट से प्रश्न अलग प्रवृत्ति से पूछे गए हैं। तो यानी जो खंड जो सिलेबस में आपके दिया हुआ है उसी को हम लोग कवर करेंगे तो आप अच्छा स्कोर इसमें कर पाएंगे। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। अब देखिए ये कई सारे पॉइंट यहां से बनते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, वायसराय, इस तरीके के। तो जहां पे हमें ट्रिक की आवश्यकता होगी वो भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे ताकि ऐसे प्रश्नों को हम याद भी कर पाए, है ना। अब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वॉरेन हेस्टिंग, है ना, कई सारे नाम है, रॉबर्ट क्लाइव है, वॉरेन हेस्टिंग है, कैनिंग है ना, इस तरीके के कई सारे नाम है, हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, चरक संहिता का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में ये संबंध रखती है, इसके संदर्भ में सारी चीजें इसमें वर्णित हैं और इसी तरीके के प्रश्न हम लोग आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्नों का स्तर देखिएगा, इस तरीके के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे क्योंकि इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। आपसे दिया गया है भारत में शासन करने वाले या दिए गए शासकों का काल अनुक्रम आपको सही क्रम में लगाना है कि सबसे पहले शासक कौन आया ऑप्शन के अनुसार, उसके बाद कौन आया, ये सारी चीजें, है ना। तो हम देखेंगे सबसे पहले इल्तुतमिश हैं, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी हैं और उसके बाद शेरशाह सूरी और अंत में अकबर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग अपना आंसर डिजाइन करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मध्यकालीन भारत की समझ होना अनिवार्य है। जो विषय आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उनको अच्छे से अध्ययन करेंगे ताकि एक भी प्रश्न आपका वहां से बाहर ना हो। अगला देखिए, अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किनको जाना जाता है। तो देखिए कितना आसान प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी। इस तरीके के यानी लेवल आप देखिए प्रश्न का जो स्तर है, और मुझे उन बच्चों से बहुत असुविधा है कि जिनका नंबर स्कोर अच्छा नहीं हो पाया, बिल्कुल परेशान ना हो, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन प्रयास करेंगे जो चीजें आपको बताई जाए उसको कंठस्थ करते चलिएगा। ट्रस्ट मी, आप लोग कम से कम 90+ % आपका बनना चाहिए, जो चीजें आपको बताई जाए उसको पूरा करते चलेंगे। तो ये थे फर्स्ट मीटिंग के प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं सेकंड मीटिंग में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। सेकंड मीटिंग के अंतर्गत किस तरीके का प्रश्न रहे हैं उसको देखते हैं। अब देखिए सिराजुद्दौला, अब अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। सिराजुद्दौला के संदर्भ में है ना, तो ये प्लासी के युद्ध में पराजित हुए थे। यानी यहाँ पे आपका आधुनिक भारत के इतिहास से कुछ प्रश्न यहाँ पे देखने को मिला है। अगला देखिए यहाँ पे, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। हड़प नीति कौन लेके आए थे, लॉर्ड डलहौजी, है ना, लॉर्ड डलहौजी। सहायक संधि कौन लेके आए, इस तरीके के कई सारे प्रश्न जो हम लोग इसके अंतर्गत करने वाले हैं। अगला देखिए, इसमें अगला प्रश्न पूछा गया भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, ये एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, किसके टाइम पे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले। तो इस तरीके के प्रश्न भी इसके अंतर्गत हैं। उसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित में किस क्रम में भारत आए हैं। ये जो विदेशी यात्री हैं इनका भारत में आने का क्रम क्या है। पहले फाइयान आ रहे हैं, उसके बाद हेनसांग, उसके बाद टॉमस रो। ये भी हम लोग कहीं ना कहीं आधुनिक भारत के इतिहास में इसको कवर कर रहे होंगे। अभी आज का उद्देश्य यही है कि आप लोग समझ पाएं कि प्रश्नों का स्तर क्या है, ताकि जब भी हम जो भी चीज़ आपको पढ़ाएं तो आपको ये ना लगे कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, है कि नहीं है। अगला देखिए, इसमें साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। तो 1928 साइमन कमीशन की बात हो रही है, यानी ये भी लगभग आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में ही ये प्रश्न आपके सामने आया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका इतिहास विषय के संदर्भ में। अगला खंड जो है आपका राष्ट्रीय आंदोलन, वहां से आपके 5 प्रश्न फर्स्ट मीटिंग में और सेकंड मीटिंग में 5 प्रश्न, तो उनके ऊपर भी एनालिसिस करते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों की तरफ, उसकी तरफ रुख करते हैं।
आइए अब हम लोग देखते हैं जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से प्रश्न थे फर्स्ट मीटिंग के अंतर्गत किस तरीके के प्रश्न देखने को आए हैं। देखिए प्रश्न क्या है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आंदोलन या शुरुआत की गई। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक, इन्हीं के संदर्भ में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हो रही है। कहाँ हो रही है, क्या क्या चरण थे, वो हम लोग टॉपिक में क्लासेस वाइज के संदर्भ में समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न कैसा पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान से समझते हुए चलने हैं। अब देखिए 1709 दे दिया है, औरंगजेब की मृत्यु जो कि 1707 है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो रही है। यानी आपको ईयर के संदर्भ में भी इतिहास विषय में यही विडंबना होती है गाइस कि कितने ईयर को याद रखें, क्योंकि भूलना भी होता है। तो जो मैं आपको बताऊंगा ईयर, उनको जरूर कंठस्थ करिएगा। बहुत सारे ईयर मैं बच्चों को नहीं लिखवाता हूं, जितना लिखवाऊंगा उतना ध्यान रखिएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारा दिया गया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से मिलान करना है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो राजा राम मोहन राय हैं, रामकृष्ण आर्य समाज की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, सत्यशोधक समाज ये आपके ज्योतिबा फूले, और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी आंसर निकाल पाएंगे, इसको समझ रहे होंगे हम लोग। अगला देखिए, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। यहाँ पे राइट आंसर ये है। अभी आज के सेशन का उद्देश्य यही है कि आप प्रश्नों का केवल स्तर देखें कि राष्ट्रीय आंदोलन से कैसे प्रश्न हैं और इतिहास से कैसे प्रश्न हैं। अगला देखिए, अब ये सेकंड मीटिंग में जो प्रश्न पूछे गए नेशनल मूवमेंट से 5 प्रश्न हैं, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न हैं और इतिहास से 5 प्रश्न हैं। यानी ओवरऑल इंडियन हिस्ट्री की बात की जाए तो टोटल 10 प्रश्नों के आपको आंसर करने होंगे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया है, तो वो लाहौर अधिवेशन में किया गया था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज। ठीक है, अगला देखिए, निम्न का मिलान करना है। अब वही देखिए, पहले मीटिंग में भी आपको मिलान करने के लिए प्रश्न आया, दूसरी मीटिंग में भी मिलान करने के लिए प्रश्न आपके सामने देखने को मिल रहा है। तो देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला और होम रूल लीग। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे कि अगर हम बात करें इंडियन नेशनल आर्मी की तो ये सुभाष चंद्र बोस इसके संदर्भ में है, और गदर पार्टी की बात करें तो लाला हरदयाल। इस तरीके के ऑप्शन हम लोगों को इसमें समझने होंगे। अगला प्रश्न देखिए कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक कौन है ये आपको पता होना चाहिए, मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज हैं। भारत में आने वाले पहले विदेशी यात्री, बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल में हम लोग। इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। देखिए काकोरी षड्यंत्र की बात पूछी गई है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसमें शामिल था। यह भी कहीं ना कहीं इस लेवल का प्रश्न आपके सामने पूछा गया है। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये इनका उस समय इन्होंने विरोध किया। ये राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न गाइज आपने देखे कि इतिहास में 2 पार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। दोनों को हम लोगों को समझना है। दोनों से 5-5 प्रश्न यानी 10 प्रश्नों को आपको सेटल करना है ताकि एक अच्छा स्कोर कर पाए। 14 जून से ध्यान से नोट कर लीजिएगा गाइज, 14 जून से 3 घंटे का सेशन आप लोगों के लिए असाइन हो रहा है, जो दहाड़ बैच नाम से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। 14 जून से आप लोग उपस्थित रहिएगा, पेन कॉपी लेके जरूर बैठिएगा ताकि एक एक पॉइंट को आप लोग नोट कर पाए। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। गुड आफ्टरनून, घटना चक्र प्रकाशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं नवीन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग जो बात करने चल रहे हैं भूगोल विषय की, यानी पेट परीक्षा के अंतर्गत जो भूगोल विषय है जिसमें 5 प्रश्न आपके पूछे गए थे और इस बार भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी विगत वर्ष में जो प्रश्न पत्र आपके हुए हैं वर्ष 2021 में, इसका आज हम लोग छोटा सा एनालिसिस देखेंगे, किस लेवल के प्रश्न थे। 5 प्रश्न आपके यहां से हैं और 14 जून से गाइस ध्यान से नोट कर लीजिएगा, 14 जून से हम लोग दहाड़ बैच आपके लिए ला रहे हैं जिसमें 3 घंटे का सेशन होगा और जो आपकी पेट की परीक्षा के लिए उसके ऊपर आधारित होगा। जिन बच्चों का किसी कारणवश स्कोर अच्छा नहीं हो पाया, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो चाहे वो कोई भी स्थिति हो, लेकिन इस बार प्रयास करेंगे आप लोग कि 90% प्लस आपका परसेंटाइल होना चाहिए ताकि कोई भी तनाव आपके सिलेक्शन को रोक ना सके। आइए यहाँ पे प्रश्न देखिए, ज्योग्राफी के अंतर्गत जो फर्स्ट मीटिंग में प्रश्न पूछे गए उसमें देखें किस तरीके के प्रश्न थे। ये ऑब्जर्व करने को आया है सामने कि फर्स्ट मीटिंग में जिस टॉपिक से प्रश्न है उसी टॉपिक से सेकंड मीटिंग में भी प्रश्न है, लेकिन जो टॉपिक आपको सिलेबस में दिए गए हैं उसको आधार बना के आपकी तैयारी इसमें करवाई जाएगी। देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने जो यहाँ पे दिया गया है उसको देखिए ध्यान से, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है, तो ये आपका चिनाब नदी पर है
है ना, ये आपका परियोजना के संदर्भ में प्रश्न है, चिनाब नदी के संदर्भ में है। आइए अगला देखिए, वसंत विषुव होता है, ये कब होता है? 21 मार्च को होता है। इसका क्या कंसेप्ट है ये भी हम लोग क्लासेस के दौरान समझ रहे होंगे। पहले आप प्रश्नों को देखे रहिए, किस तरीके के प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए इसमें कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो खेतड़ी जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तांबा है ना, राजस्थान। तो यानी कहीं ना कहीं खनिज संसाधन से भी प्रश्न इसके अंतर्गत देखने को आए हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपका गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, कावेरी गोदावरी तो दक्षिण भारत की नदियां हो गई। तो यानी नदियों के संदर्भ में भी आपसे प्रश्न यहाँ पे रखा गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? यानी आपका ग्रह अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न यहाँ पे देखने को आ रहा है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो बुध। इसको भी हम लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से आप लोग इसको समझ पाएंगे। अगला देखिए, अच्छा ये तो थे फर्स्ट मीटिंग के प्रश्न। अब सेकंड मीटिंग में किस तरीके के प्रश्न हैं, एक बार इनको भी देखे रहें, ताकि जब हम लोग सेशन को शुरू करें तो आपको ये ना लगे कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, उसकी क्या प्राथमिकता है, क्या प्रासंगिकता है, तो ये सब आपको समझना होगा। देखिए सेकंड मीटिंग में जो प्रश्न है आपके सामने, उसमें नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे बना हुआ है, यानी बांध से संबंधित भी प्रश्न है, यानी नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में प्रश्न है, इसको हम लोग समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो 1953 में चढ़ाई की गई थी, यहाँ पे एडमंड हिलेरी के द्वारा। इसको भी हम लोगों को समझना है, माउंट एवरेस्ट के संदर्भ में है। भिलाई इस्पात संयंत्र लौह अयस्क स्रोत है, किसका स्रोत है? ये दिल्ली राजहरा का स्रोत है। इसके ऊपर समझेंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र के संदर्भ में आपके सामने प्रश्न रखा गया है। अब देखिए अगला जो प्रश्न आपके सामने यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों पर कौन सा जोड़ा सही है, सही नहीं है? ये लास्ट के कीवर्ड आपको पकड़ने, हम बात करेंगे सेशन के ऊपर कैसे स्मार्टली आप लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं, है कि नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दर्रे आपको पता होने चाहिए, स्थान आपको दिए गए हैं, तो कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाता है। डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। अगला देखिए, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर में स्थित है पक्षी अभ्यारण्य, ये राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें। अगला देखिए, तो ये थे गाइज आपके ज्योग्राफी यानी भूगोल के 5 प्रश्न फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में। यानी टॉपिक हम सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, क्या सिलेबस है उसी को आधार बनाकर आपकी क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यू होंगी। दहाड़ बैच ध्यान रखेंगे, दहाड़ बैच 14 जून से दोपहर 12:30 बजे से शुरू हो रहा है। 60 दिनों तक का ये सेशन आप लोगों के लिए असाइन किया जा रहा है। 3 घंटे का सेशन रहेगा, तो पेन कॉपी लेके जरूर बैठिएगा ताकि आपके नोट्स भी अच्छे बन सकें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल चैनल में। मैं आशीष। आज आप लोगों को पेट के जो विगत वर्षों के क्वेश्चन आए थे उसका हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो आज जो एनालिसिस होगा वो इकोनॉमिक्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आइए हम देखते हैं विगत वर्ष के क्वेश्चनों को। जैसे पहला क्वेश्चन आया हुआ था, बैंक दर का अर्थ क्या होता है? तो इसमें देखिए ये आपका बैंकिंग सेक्टर से आया हुआ क्वेश्चन था। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। बैंकिंग सेक्टर से क्या होता है कि जैसे हमारा एक प्रमुख बैंक होता है जिसको हम RBI कहते हैं, और जो होते हैं कुछ वाणिज्यिक बैंक होते हैं। वाणिज्यिक बैंक, तो वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अल्पकाल के समय, थोड़े समय के लिए RBI से जो है कि ऋण लेते हैं और उस पे जो है RBI को वो जो है ब्याज देते हैं। तो ये बैंक दर कहा जाता है। जैसे एक जो है कि पिता हो, उसके ढेर सारे पुत्र हों, ठीक है, और पुत्रों को पैसे की ज़रूरत हो तो वो क्या करेंगे? अपने पिता से ले लेंगे, और पिता कह दे कि चलो ठीक है हम 10 रुपये दिए हैं तो ब्याज सहित लेंगे, मतलब 12 रुपये लेंगे। तो जो 2 रुपये का ब्याज दिया 10 रुपये पे इन्होंने, वही जो है कि एक तरीके से बैंक दर हो गया।
इसके माध्यम से आरबीआई जो है कि बैंकों पे जो है कि नियंत्रण रखती है, उनका मनी संचालन में जो है कि मदद करती है। उनकी तरलता कितनी रहे, कितनी जो है कम हो, कितनी ज़्यादा हो, उसको जो है कि बैंक दर के माध्यम से नियंत्रित करती है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का एनालिसिस हम करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य लाभ अर्जित करना होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार की मुख्यतः अर्थव्यवस्था होती है, वो समाजवादी, पूंजीवादी और क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लाभ की बात कर रहा है, तो लाभ किसमें होगा, मुख्यतः पूंजीवादी। इसमें जो प्राइवेट सेक्टर काम करेगा और बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और वो अपने लाभ के लिए काम करेंगी। तो वही यहाँ पे आपकी पॉइंट पकड़िए क्वेश्चन में, मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ अर्जित करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस लाभ से पकड़ लें किसकी बात कर रहा है, पूंजीवादी, पैसे की बात कर रहा है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, तो ये आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसमें जो है वित्त मंत्रालय और उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, वित्त सचिव का। ये जो है कि आया हुआ क्वेश्चन है और संभावित यहाँ आपका पेट में आ सकता है एक, ये बैंकिंग सेक्टर के ही क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, आगे, यदि आरबीआई को नगद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सीजर पर क्या असर होगा। ये क्या होता है, सीआरआर, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, वही एग्जांपल हम लेते हैं। ये पिता हो गया क्या, आरबीआई, और ढेर सारे इनके लड़के हो गए जो एसबीआई, ये सारे जितने बैंक हैं कमर्शियल, ये हो गए। ठीक है, तो होता क्या है, सीआरआर का मतलब ये है कि जैसे एसबीआई है तो इसके पास जितनी मनी हुई है, एक निश्चित मनी को कैश में, करेंसी में वो जो है आरबीआई के पास मतलब जमा करेगा। ठीक, मतलब ये अगर इनको हम लड़के मान लें तो अपने पिता के पास जो है कि ये पैसे को रखेंगे। ठीक है, कि जैसे कभी इमरजेंसी पड़े, कुछ ज़रूरत हो तो उसको ले सके। ठीक, एक रिजर्व में रखते हैं, तो वही है कैश रिजर्व रेशियो। बाकी जब क्लास चलेगी तो इसको हम जो है डिटेल में बताएंगे, इसका क्या प्रभाव होगा, कैसे लाभ होगा। सीआरआर बढ़ेगा तो समाज पे, हम पे, आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और घटेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। कुल मिला के आरबीआई के पास जो है बैंकों का जो होता है निश्चित मुद्रा जो है कैश में जमा होती है, उसी को कहते हैं सीआरआर। ठीक, कैश रिजर्व रेशियो। तो हाँ, ये क्वेश्चन है कि आरबीआई को घटा दे तो साख पर, सीजन पर क्या असर होगा, तो क्या हो जाएगा, ये पे बढ़ जाएगी। ठीक है, कैसे बढ़ जाएगी थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अगर ये आरबीआई, ये थोड़ा सा हम, अगर ये एसबीआई है, ये आरबीआई 100 रुपये अगर यहाँ पे जमा करता है, तो अगर इसको 100 रुपये जमा करता है और ब्याज देना हो 2 रुपये का, तब तो ठीक है। ठीक, अगर यहाँ पे 100 की जगह 200 रुपये जमा करना हो तो इसके पास पैसे की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, जब कमी हो जाएगी तो लोगों को लोन देना जो है बंद कर देगा, बैंक लोन देना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं या ब्याज दर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जो लोन लेने वाले होते हैं, जो समाज में सृजनात्मक कार्य होते हैं, वो रुकने लगते हैं। ठीक है ना, और जब ये कम होता है तो बैंक पास ज़्यादा पैसे रहते हैं, तो आराम से जो है सस्ते ब्याज दरों पे लोन बांटते हैं और जो है कि अन्य विकासात्मक कार्य होते रहते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी डिटेल जो है जब आपकी क्लास चलेगी तो उसमें बताया जाएगा। यहाँ पे पूछा है आपका फेमा का फुल फॉर्म, तो यहाँ पे हम देखेंगे सी ऑप्शन होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक, यहाँ पे फुल फॉर्म भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इससे ये संभावना है कि आने वाले जो है कि विगत वर्ष जो क्वेश्चन आएंगे आगे, उसमें फुल फॉर्म के भी चांसेज हैं कि क्या होता है। जैसे सीआरआर का ही फुल फॉर्म पूछ सकता है।
सेकेंड शिफ्ट का है, पेट का सेकेंड शिफ्ट का पेपर, इसमें भी हम एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सा है? तो इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक, अब बदल गया है, अभी जो है कि जब इस समय पेपर हुआ था तो अलग था और इस समय जो है कि आपका ये बदल गया है। यहाँ पे पहले क्या था CSO, अब जो है कि आपका NSO आ जाएगा। ठीक है, क्या NSO, ये राष्ट्रीय आय का आकलन करती है इस समय वर्तमान में। ठीक, ये बनाया किसको गया था, CSO और NSSO को मिलाकर। डिटेल जो है आपको बताया जाएगा क्लास में, यहाँ पे हम आप एक एनालिसिस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो तृतीयक क्षेत्र। तीन ही क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में कृषि आ जाएगा, द्वितीयक में उद्योग आ जाएगा, तृतीयक में आपका सेवा क्षेत्र आ जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ठीक, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसी प्रकार आपका यहाँ पे पूछ सकता है कि कृषि क्रांति के लिए किसको जाना जाता है? तो सब आपको क्लास में बताया जाएगा। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि अधिक होगी? यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ठीक है, जहाँ पे लोगों ने निवेश किया है वहाँ से अगर प्रॉफिट होने लगेगी, ठीक है, ब्याज अच्छा मिलने लगेगा, तो जो है कि निवेश में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाएगी। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पे आपके PV नरसिम्हा राव। ये बहुत ही जो भारत के लिए है विकट परिस्थितियाँ थी 1991 में, तो प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और जो है कि मनमोहन सिंह ने मिलके जो है नई आर्थिक नीति लागू किया था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। आगे क्लास में हम जो है चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा है 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन था? तो PV नरसिम्हा राव थे। यहाँ ये पूरा टॉपिक है आपका 1991 के बाद का जो है आपका सिलेबस में है, पहला ही टॉपिक आर्थिक उदारीकरण में। तो देखिए घटना चक्र का ऑफिशियल चैनल है, यहाँ से आपको जो है 19 सितंबर को जो पेट के एग्जाम होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए 60 दिन का एक क्रैश कोर्स लाया गया है घटना चक्र के टीम के द्वारा, जिससे आप लोगों पेट में अधिक से अधिक मार्क करने में मदद हो, जिससे आप आने वाले विगत वर्षों के लिए क्वालिफाई कर पाएँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट के मार्क के आधार पर ही है आगामी परीक्षाओं में आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो घटना चक्र की टीम आपके साथ है, लगातार आप हमसे जुड़े रहिए और पेट में अधिक से अधिक अंक लाइए, जिससे आने वाले आगामी परीक्षाओं में आप बैठने का अवसर प्राप्त कर सके। तो 14 जून को हम मिलते हैं। 14 जून से आप घटना चक्र की टीम आपके साथ रहेगी। 60 दिन का क्रैश कोर्स है, क्वेश्चन फॉर्मेट में आपका सारा का सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिस आपको जो है कि पेट में अधिकतम मार्क लाने में सुनिश्चित मदद होगी। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। मैं DK सर समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सुनिए मेरे दोस्तों, अभी 24 अगस्त 2021 को हुए पेट के एग्ज़ाम में देखिए ये हमारा जो है यह एक बुक है जो समसामयिक घटना चक्र ने 24 अगस्त 2021 को हुए पेट एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को दिया हुआ है। हम लोग इन्हीं क्वेश्चनों का आज एनालिसिस कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे साथियों, देखिए मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं ये पहले आप समझो। तो देखो मैथ में अगर आप देखोगे तो कुल 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका ध्यान दीजिएगा 5 नंबर आपका किससे होता है? अंक गणित से होता है, और 10 नंबर आपका होता है तालिका से, और 10 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है ग्राफ से। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपका जो मैथ वाले पोर्शन से होगा, मैथ वाले पोर्शन से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे साथियों आप ध्यान दीजिएगा, 24 अगस्त 2021 को जो पेट हुआ था उसमें मैथ में जो क्वेश्चन आए हुए थे, इस बुक में
में सारे क्वेश्चनों को दिया गया है और उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग एनालिसिस कर रहे होंगे और हम लोग यह भी रणनीति बना रहे होंगे कि वास्तव में अभी जो आगामी पेट होने वाला है उसमें एग्जामिनर मैथ से कैसे क्वेश्चन रखेगा और क्या आने की संभावना बन सकती है, उन सारी पहलुओं पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो देखिए ये आपका ग्राफ है, देखो ये ग्राफ यानी आपका तालिका ग्राफ। मैंने बोला ग्राफ से भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे और तालिका से भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो ये जो आपको क्वेश्चन चल रहा है ये आप देखोगे तो तालिका से रिलेटेड है मेरे साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखो एग्जामिनर ने बड़े ही सोच विचार के साथ सिलेबस को बनाया हुआ है, उसने ग्राफ और तालिका को क्यों रखा इस बात को आप समझिए। तो ध्यान दीजिएगा, अंक गणित में अगर आप देखोगे तो 5 क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें अगर आप सिलेबस देखोगे ना मेरे प्यारे दोस्तों तो उसमें परसेंटेज भी होगा और साथ ही साथ औसत को भी रखा है। क्यों रखा है इस बात को समझिए। और मैंने कहा है कि बस एग्जामिनर की भावनाओं को समझेंगे, अगर उनकी भावनाओं को हम लोग समझ गए तो निश्चित है कि आगामी होने वाले पेट के एग्जाम में 25 क्वेश्चन का हम लोग 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो देखो परसेंटेज और औसत यदि आप लोगों ने तैयार कर लिया तो मैं आपको बता दूं कि ग्राफ और तालिका निश्चित है कि आप पूरे के पूरे सॉल्व कर ले जाओगे। अब देखो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है, देखो ये आपके क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहां पर देखो तो कितना प्रतिशत था, प्रतिशत से रिलेटेड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आप जानते हो कि एग्जामिनर क्या करेगा, निश्चित है कि परसेंटेज और औसत को रखा है तो इसीलिए रखा है कि अगर इन दोनों चैप्टरों पे अगर आप पकड़ लेते हो तो निश्चित है कि अंक गणित के 2 पोर्शन वो और ग्राफ और तालिका ये भी दोनों आपके तैयार हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष का कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था, कितना प्रतिशत था। तो देखो यहाँ पर आपको सलूशन दिया गया, कहा क्या गया कि वर्ष 2018 में बी का अर्जित कमीशन 28,000 है, वर्ष 2018 में 5 सेल्समैनों का कुल अर्जित कमीशन क्या है, इतना है। तो देखो अभिष्ट प्रतिशत आपसे पूछ लिया, तो देखो यहां पर पूछ लिया अभिष्ट प्रतिशत, लेकिन अभी जो एग्जाम आपका आगामी होगा तो कोई जरूरी है क्या कि सिर्फ आपसे अभिष्ट प्रतिशत ही पूछे, आपसे ये भी तो पूछ सकता था कि कितना प्रतिशत कम है या कितना प्रतिशत अधिक है मेरे साथियों। तो इन सारी बातों को ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन अभी पूछा है ये जरूरी नहीं है कि वही पूछे, इसलिए आपको सभी तरीके के क्वेश्चनों को सीखना होगा और इसके लिए हम लोग तैयार है। तो चलो देखो आगे, देखो भाई इसी तरीके से उन्होंने क्वेश्चन बनाया है, देखो ये सभी क्वेश्चनों का क्या है, सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो आगे आप बढ़ते, जैसे यहाँ पर देखो कह दिया कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि को दर्शाता है। देखो अधिकतम वृद्धि कहा, हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ सकता था कि अधिकतम प्रतिशत वृद्धि क्या होगा मेरे भाइयों, तो ये भी आपसे पूछ सकता था। तो ऐसे ही यानी कि आपको एक रणनीति बनानी है और वो रणनीति हम आपको सिखाएंगे कि देखो एग्जामिनर जो क्वेश्चन करना चाह रहा है यानी ऐसा क्वेश्चन पूछा तो ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आगामी पेट में पूछे, कुछ न कुछ परिवर्तन तो करेगा और उन्हीं सारी चीजों को हम लोगों को सीखना होगा। तो चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह दिया, वर्ष 2016 में सी द्वारा अर्जित कमीशन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि आपसे कहा, तो देखो आपने क्या कर लिया माइनस, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, हम लोग निश्चित है कि इन सारे क्वेश्चनों को बड़े अच्छे से पढ़ रहे होंगे, हम लोग सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखो एक तालिका का क्वेश्चन पुनः आ गया, तो ध्यान दीजिएगा ग्राफ और तालिका 2 पोर्शन है, यहाँ से 10 क्वेश्चन यानी 2 आपके तालिका से होंगे तो 2 आपसे ग्राफ से होंगे, लेकिन परसेंटेज और औसत चैप्टर को आपने अच्छे से मेहनत कर लिया तो निश्चित है कि ये सारे पोर्शन आपके अच्छे से हो जाएंगे। चलो भाई देखो उसी तालिका से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसी तालिका से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, देख लो आप। देखो यहाँ पर क्या पूछ लिया, अभिष्ट अनुपात पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मेरे साथियों देखो आपको यहाँ पर औसत, देख लो औसत पूछ लिया कि नहीं, तो इन सारी बातों को आप ध्यान दिए रहिएगा, तभी आप यानी परसेंटेज और औसत को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आप दे पा रहे होंगे। अब देखो भाई, देखो यहाँ पर भी कह दिया औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम है, मैंने कहा ना कम या ज्यादा का भी क्वेश्चन कर सकता है। तो चलो भाई
तो ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या औसत महत्तम है। तो आपके नज़र में इम्पॉर्टेंट है ना भाई, यानी इन दोनों चैप्टरों पे आपको पकड़ बना लोगे तो मेरे साथियों मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगामी पेट जो आपका होने वाला है उसमें मैं 25 में 25 क्वेश्चनों को क्रैक जरूर कराऊंगा। चलो भाई आओ देखो, आप अगर अंक गणित का सिलेबस में जाओगे तो अंक गणित के सिलेबस में एक आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, वर्ग वर्गमूल मिलेगा, वर्ग वर्गमूल भी मिलेगा, घन घनमूल भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको घातांक और कर्ण से भी मिलेगा। तो यहाँ पर देखो दोनों काम कर रहा है, घातांक कर्ण भी है, वर्ग और वर्गमूल भी है। जैसे आप सुनो भाई, जैसे देखो यहाँ पर क्या कह दिया कि इसको आप सरल कीजिए और यहाँ पे जो ये प्रश्नवाचक है इस प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो एक बात तो क्लियर है कि अगर अंडर रूट लगा है तो ये आपका क्या हो गया, वर्गमूल का क्वेश्चन हो गया, यानी आप इसे सरल करोगे। लेकिन क्या जरूरी है कि ये 24 अगस्त 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है तो आगामी जो होगा यही पूछेगा? नहीं, हो सकता है कि आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि आप ये बता दो, चलो भाई आप ये बता दो कि 8 + 30 अंडर रूट 15 का वर्गमूल क्या होगा, ऐसा भी तो पूछ सकता है। क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ संख्या का वर्गमूल, अगर मैं अभी आपसे ये पूछूं कि 169 का वर्गमूल क्या है तो फटाफट बता दोगे। लेकिन अगर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया तो समस्या होगी। तो निश्चित है कि ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग निश्चित है बड़े आराम से पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि आपको कहीं पर नजर नहीं आएगा, कहीं पर भी आपको ये नियम नहीं मिलेंगे। तो चलो भाई चुटकियों के साथ सॉल्व कर रहे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन का वही सॉल्यूशन है। देखो भाई दोनों पक्षों का वर्ग किया गया तो जो भी प्रश्नवाचक चिन्ह था उसके स्थान पर क्या मिलेगा, 324 मिलेगा। तो मैंने कहा ना कि देखो वर्ग वर्गमूल घन घनमूल घातांक कर्ण भी आपके सिलेबस में रखा गया है। तो देखो ये आपका वर्ग वर्गमूल से रिलेटेड है। फिर देखो आपको यहाँ पर ये देखो भैया किसके बराबर है। अब अगर ये किसके बराबर है तो आप लोग सॉल्व करोगे तो वैल्यू पाओगे। देखो यहाँ पर उत्तर सी कहा गया। लेकिन आप ये बताओ कि अगर एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया तो क्या अब ये पूछेगा? हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को मैं कैसे कर दे भाई एग्जामिनर। देखो एग्जामिनर के हर नजरियों पे पैनी नजर रखना होगा, क्योंकि किसी ने कहा है दोस्तों कि अगर आप नजर बदलोगे तो नज़ारा बदलेगा। सिर्फ आपको वही करना है, अपने नज़र को बदलना है। अभी इसी क्वेश्चन को मैं ये कह देता कि नहीं आप क्या बताओ भाई, चलो भाई देखो मैं कह देता कि 8 + देखो अभी मैंने बोला, या मैं ये कह देता कि 7 + 24 अंडर रूट 12 का आप क्या बताओ वर्गमूल क्या होगा, ऐसा भी तो पूछ सकता है। या आपसे ये कह सकता है कि भाई ये किसके बराबर है, ये ना कह करके आपसे कह देता कि इसका वर्ग क्या होगा। भाई एग्जामिनर है वो क्वेश्चन कहाँ से कैसे कर देगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो चलो मेरे साथियों और देखो उसी क्वेश्चन का सलूशन है। अगर सरल करोगे तो आपको क्या आएगा, 4 अंडर रूट 15। लेकिन ये तो किताब में सॉल्यूशन दिया गया है, हम लोग एग्जाम में होंगे तो ऐसे कुछ भी ना यूज करेंगे, चुटकियों के साथ कर रहे होंगे। तो चलिए 14 जून को हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं, दहाड़ बैच, तो उसमें हम लोग चुटकियों के साथ ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे। फिर देखो ये देखो प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कहा, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब आप लोग पढ़े भी हैं तो देखो क्या प्रभाव पड़ेगा, 30% घटा दी गई, 30% तो -30, फिर बढ़ा दिया गया 20, तो -30 × 20। इसी को मेरे साथियों आप लोग सॉल्व करोगे, वैल्यू फटाफट मिल जाएगा। तो देखो -10 -6 ये क्या आएगा, 16 आएगा। इसका मतलब माइनस क्या बताएगा, कमी बताएगा। तो यहाँ पर 16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो भाई, देखो यहाँ औसत से भी उठा दिया और औसत के साथ साथ उसने क्या कर दिया, परसेंटेज भी रख दिया है। अब देखो आपको घबराना नहीं है, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे चुटकियों के साथ। तो देखो यहाँ पर जब सॉल्व किया गया तो क्या आया, 37 वर्ष आया। कुल कहने का मतलब मेरा ये है मेरे साथियों कि हम लोग बस इस बात
पर ध्यान देंगे कि एग्जामिनर किस किस तरह से क्वेश्चनों को उठा सकता है और उसी तरह से हम लोगों को ध्यान देना होगा। अगर हम लोग इस तरह से ध्यान देंगे तो निश्चित है। अब देखो एक क्वेश्चन बड़े ही मज़ेदार, आप अपने सिलेबस को देखोगे, वैसे सभी साथियों के पास सिलेबस तो होगा ही होगा, तो निश्चित है कि अगर आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पर एक आया है जनरल समीकरण यानी सामान्य समीकरण। अब जैसे देखो इसी क्वेश्चन को आपको लगाना है तो इतना तो आपको सॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं चुटकियों के साथ, ये देखोगे तो a क्यूब बनेगा, ये देखोगे तो v क्यूब बनेगा, ये आपका a स्क्वायर, ये b स्क्वायर माइनस ab है, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब को तोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, a प्लस b, यानी इन दोनों को आप जोड़ लीजिएंगे तो उत्तर मिल जाएगा। और जब जोड़ा गया तो देखो ये जोड़ा गया, ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ गई, 1000 आ गया मेरे दोस्तों। चलो भाई देखो यहाँ पर देखो आपका किससे आ गया, ग्राफ से। देखो ये ग्राफ का क्वेश्चन है, इस तरह से एग्जामिनर ग्राफ देगा। अब देखो अगर ये ग्राफ देगा ना मेरे साथियों तो आप ध्यान दीजिए, औसत और परसेंटेज जैसे चैप्टरों को आप तैयार कर लीजिएगा, तैयार यहाँ पर कराया भी जाएगा। यानी कि औसत और परसेंटेज पे हम लोगों ने पकड़ बना लिया तो ग्राफ और तालिका को ऐसे ही धुआं कर देंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं आ रही होगी। तो देखो ये आपका ग्राफ है और इस ग्राफ से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं। कह रहा है निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम मिला। तो देखो कहा क्या गया, दिए गए ग्राफ से स्पष्ट है कि छात्र 1, 2, 3 एवं 6। अब देखो भाई इसको भाई 100 से डिवाइड किया गया है, घबराना नहीं है, को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक प्राप्त हुए। अब देखो एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि कम प्राप्त हुआ, बस इतना कहा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आगामी पेट में यही क्वेश्चन पूछे। अगर वो ये कह देता कि क्या आप ये बताओ, क्या वो ये नहीं कह सकता था कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत अधिक है, ऐसा भी तो कर सकता है। लेकिन आप बताओ कि अब इससे ज्यादा कुछ और भी कर पाएगा क्या, शायद अब इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो निश्चित है कि यही सारी चीजों को हम लोग सीख जाएं तो निश्चित है कि आपका पेट एग्जाम तो क्वालिफाई होना ही होना है। फिर आइए देखिए अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड। देखो कहा कि भूगोल छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत देख लो, प्रतिशत है कि नहीं। अब अगर प्रतिशत है तो क्या कहा गया कि आपका ऑप्शन ए सही होगा। बाकी इस क्वेश्चन का देखोगे तो ये सॉल्यूशन है। फिर देखो मेरे साथियों, फिर क्या कह दिया, अनुपात। देखो कह रहा है अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर पूछ लिया। देखो क्वेश्चन को कैसे घुमा रहा है एग्जामिनर, इन्हीं सारी बातों को आपको ध्यान देना है मेरे दोस्तों। तो निश्चित है कि आप सभी तरीके की चीज़ों को जान जाएंगे। और देखो आगे बढ़ो, फिर कह रहा है 60 अंक मिले उसके इतिहास अंक में कितने। तो यहाँ पर देखो इतिहास में प्राप्तांक कितना हो जा रहा है, 75 हो जा रहा है। तो चलो भाई फिर देखो कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास से ज़्यादा अंक अर्जित किया। देखो ज़्यादा अर्जित किया, हो सकता है कि अब की बार आपसे पूछ ले कि कितना कम अर्जित किया, या आपसे पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत अधिक अर्जित किया, या आपसे पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत कम अर्जित किया। निश्चित है कि मेरे साथियों इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन होगा। अगर इस तरह से आप तैयारी करते हो तो निश्चित है कि पेट में आप क्वालिफाई हो रहे होंगे। चलो भाई देखो फिर एक ग्राफ से क्वेश्चन मिल गया। अब इस ग्राफ का अध्ययन करके हम लोग क्या करेंगे, पूछे गए क्वेश्चनों का जवाब दे रहे होंगे। तो देखो उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन गया। देख लो परसेंटेज बढ़ गया, पूछ लिया ना, बढ़ गया। तो देखो सोल्यूशन भी सॉल्व किया गया तो वृद्धि प्रतिशत की ही बात की जा रही है। निश्चित है कि ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे होंगे। फिर देखो औसत उत्पादन, मैंने कहा ना कि भाई एग्जामिनर ने सिलेबस में औसत और परसेंटेज को क्यों रखा, क्योंकि वो जान रहा है कि अगर विद्यार्थी औसत और परसेंटेज को तैयार कर लेगा तो ग्राफ और तालिका को भी अच्छे से सॉल्व कर पा रहा होगा। चलो भाई देखो फिर यहाँ पे अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष हुई, देख लीजिए, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन उठा रहा होगा। आप देखोगे तो ये इसका ऑप्शन डी सही है और सोल्यूशन भी दिया गया, प्रतिशत घटत है। तो देखो भाई किस में घटत हो रहा है, 2018 और 19 में क्या हो रहा है, घटत हो रहा है भाई। चलो देखो यहाँ पे घटत प्रतिशत को निकाल दिया, कितना आ गया 23.68%।
फिर देखो भाई उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, घबराना नहीं है मेरे साथियों। फिर देखो भाई आपका यहाँ पर प्रथम पाली का ये 100 क्वेश्चन पूरे भाई आते तो कुल 100, जिसमें मैथ की भूमिका होती है 25। तो प्रथम पाली का एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया। अब देखोगे भाई इनका ये सलूशन है। तो चलो भाई अब देखो इसके बाद चलो भाई, तो यानी मेरे कहने का मतलब ये है प्यारे दोस्तों कि आपको करना क्या है कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे दीजिए। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि इसके पहले पेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन कर लिए वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप रहे होंगे। नहीं भाई, निश्चित है कि आप इस बात को ध्यान देना कि जिन क्वेश्चनों को उन्होंने किया उसके आजू बाजू से अभी कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर अगर आप नज़र डाल देंगे तो निश्चित है कि आप लोग क्या करेंगे, आगामी पेट होने वाले एग्जाम को आप अच्छे से क्वालिफाई कर रहे होंगे। तो चलो मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने इसके पहले हुए पेट एग्जाम के क्वेश्चनों का एनालिसिस किया, लेकिन ध्यान दीजिएगा समसामयिक घटना चक्र का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए पेट के लिए भाई एक दहाड़ बैच लेके आ रहा है 14 जून को। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन साथियों को भी लाभ हो सके जो भाई निःशुल्क, और यह जो बैच होगा पूर्ण रूप से निःशुल्क है, यानी गरीब वर्ग के बच्चों को भी लाभ हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। और हम लोग मिल रहे होंगे 14 जून को पेट के दहाड़ बैच में मेरे साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग 14 जून को मिल रहे होंगे, भूलना नहीं है मेरे साथियों। 14 जून को दहाड़ बैच के साथ पेट के लिए हम लोग मिल रहे होंगे। नमस्कार मित्रों, समसामयिक घटना चक्र में मैं डॉक्टर राघव सामान्य हिंदी के प्रश्नों के साथ हम लोग गत वर्ष में पेट की परीक्षा में जो आए हुए प्रश्न हैं उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। देखिए गत वर्ष की भांति इस बार भी आगाज हो गया है पेट बैच का। ठीक है, पेट यानी ये जो है एक पात्रता परीक्षा है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद ही आप जो है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की जो ग्रेडें हैं उसमें आप लोग उस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो हम लोग जो है सामान्य हिंदी का जो गत वर्ष में आया हुआ प्रश्न पत्र है उसका क्या करेंगे, उसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे। क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे जो आपका प्रश्न आपका आया हुआ है। ठीक है, देखिए इस परीक्षा में हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। हिंदी के जो है 15 प्रश्न आने हैं, जिसमें जो है 5 आपके व्याकरण के रहेंगे और 10 प्रश्न आपके किसके रहेंगे? गद्यांश के रहेंगे। देखिए हिंदी का बहुत बड़ा रोल है इस परीक्षा में, चूंकि इसमें माइनस मार्किंग है, ऋणात्मक अंक भी कटेंगे आपके। 100 प्रश्न आपके जो पास होंगे, जिसमें 15 प्रश्न जो है हिंदी का भी मिलेगा। ऋणात्मक अंक की वजह से हिंदी की जो है इसमें क्या है भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि हिंदी कक्षा 1 से आप लोग पढ़ रहे हैं और हिंदी आपको सहज भी लगती है, इसलिए हिंदी में आप ज्यादा से ज्यादा कैसे आप 15 में टोटल 15 पा जाएं, उसके लिए जो है देखिए हम आपको बहुत अच्छी ट्रिक लेके आए हैं। देखिए जो मूल व्याकरण जो आपके रखा गया है पाठ्यक्रम में, उसमें देखिए पर्यायवाची का एक प्रश्न गत वर्ष में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि दर्प का पर्यायवाची। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दर्प का पर्यायवाची, तो दर्प का पर्यायवाची यहाँ अहंकार है, लेकिन इसके साथ जो 3 और आपके प्रश्न हैं, ठीक है, उनको भी आपको देखना है, अर्थात उनको भी पढ़ना है, उनको भी समझना है। इस वर्ष धीरे धीरे इस भांति धीरे धीरे क्या होगा, प्रश्नों का जो है कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको समझना है। देखिए हिंदी का बेटा बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि 15 नंबर का हिंदी है और इसको देखना है। देखिए दूसरा प्रश्न आपको दिया है, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का, वाक्यांश के लिए अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए आपको जो है एक ऐसा शब्द चुनना है जिसमें जो है उस पूरे भाव का, उस जो है पूरे शब्दों का अर्थ लिए हुए हो। ठीक है, अब जैसे इसमें पूछ रहा है मन को हरने वाला, अब मन को हरने वाला क्या होगा, तो मनोहर होगा, लेकिन आपको मदमयी भी जानना है, मदमस्त भी क्या होता है, मर्माहंत क्या तो है। इससे आपके जो ग्रामर के क्वेश्चन है वो धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे। 14 जून को हम लोग जो है दहाड़ बैच लेके आ रहे हैं हिंदी का, उसमें सामान्य हिंदी के आपको एक एक प्रश्नों का विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, जो आपके पाठ्यक्रम में ग्रामर रखी गई है उसका एक एक जो है विश्लेषण किया जाएगा, प्रश्नों के साथ किया जाएगा। बेटा ग्रामर की बहुत बड़ी भूमिका है और ग्रामर के साथ जो है
उसमें 10 नंबर का आपका गद्यांश का है। देखिए मुहावरे का प्रश्न भी आपको एक परीक्षा में मिलेगा। मुहावरा क्या होता है? जो सामान्य अर्थ ना देके विशेष अर्थ देता है। जैसे यहाँ पे आपको पूछा है, ठीक है, पिछले प्रश्न पत्र में 24 अगस्त के प्रश्न पत्र में पूछा था, क्या पूछा था आपसे? देखिए गागर में सागर पूछा था। गागर में सागर क्या है? थोड़े में बहुत कहना, ठीक है। तो मुहावरे का भी प्रश्न होगा, मुहावरे के भी प्रश्नों को हम लोग ऐसे ही हल करेंगे। वर्तनी का भी एक बेटा प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा? वर्तनी का भी प्रश्न पूछेगा। जैसे कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो ये वर्तनी के प्रश्नों के लिए ट्रिक बता दें कि इनको आप अभ्यास से ही कर सकते हैं। यदि आप पढ़ेंगे तो भी गलत कर देंगे, इसलिए इसको कॉपी पेन उठाइए और अभ्यास करते जाइए। नियमित कम से कम 50 प्रश्नों का 30 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, अपने आप ये आपकी पाठ्यक्रम की तैयारी अच्छी हो जाएगी। देखिए एक शब्द पूछा है विलोम का। विलोम के लिए हम आपको बेटा ट्रिक बता दें। अक्सर जो है एक पुस्तक में 3 से 4 या 4 से 500 ज्यादा विलोम होते हैं शब्द, इससे ज्यादा 400-500 से ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन याद करने का हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। आप ऐसे किताब पढ़ते हैं और जो आपको आते हैं वही याद रहते हैं, जो नहीं आते हैं वो याद नहीं हो पाते हैं। तो विलोम के लिए हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। जो आपको विलोम आते हैं उनको आप छोड़ दीजिए, जो नहीं आते हैं उनको कॉपी में नोट करते रहिए। इससे जो है पता चल जाएगा कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है विलोम का, वो धीरे धीरे आपको तैयार हो जाएंगे। और यदि आप पूरा पढ़ेंगे तो जो आते हुए प्रश्न होते हैं वो याद रहते हैं, जो नहीं आते हैं वो ऐसे ही छूट जाते हैं। तो इन सब ट्रिकों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे, ठीक है। देखिए गद्यांश के 2 प्रश्न बेटा मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? गद्यांश के 2 प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसमें 5-5 प्रश्न रहेगा। देखिए गद्यांश की हम आपको पढ़ने की ट्रिक बता दें। सबसे पहले परीक्षा में गद्यांश के प्रश्न को हल करने से पूर्व आपको इतना दिमाग में रखना है कि गद्यांश को नहीं पढ़ना। फिर से बोल रहा हूं, गद्यांश को नहीं पढ़ना है, गद्यांश में आए हुए प्रश्नों को पढ़ना है। क्या करना है? गद्यांश में आए हुए सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है। जैसे दिया हुआ है विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है, ठीक है। तो इससे होगा कि प्रश्न को पढ़ने से प्रश्न का जो है मानस पटल पे आपको जो है भाव समझ में आ जाएगा। और जब भाव समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न जल्दी जल्दी हल हो जाएंगे। इससे आपका समय भी बचेगा और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक अंक है। समय का भी इसमें जो है निर्धारित समय है, निर्धारित समय के अंदर पूरे प्रश्न पत्र को हल करना है बेटा, ठीक है। तो देखिए इसको जो है सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्रश्नों को पढ़ेंगे। जैसे यहां दिया हुआ है कठोर से कठोर हृदय को भी, ठीक है, कोमल बनाया जा सकता है। अब आपके दिमाग में हो गया कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। इस प्रकार आप जो है किसी भी गद्यांश को 2 गद्यांश आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा हिंदी में, ठीक है। इसको हल करने से पहले सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ने के बाद जो है फिर आप गद्यांश का उत्तर देंगे। जैसे इसमें नितांत पूछा है, नितांत का उपयुक्त पर्याय क्या है? देखो बेटा गद्यांश के जो प्रश्न आपके आएंगे उसमें 1 या 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो व्याकरण से संबंधित हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 5 प्रश्न तो उसने कह रखा है कि हम व्याकरण के देंगे, लेकिन जो आपके 10 नंबर का गद्यांश है उसमें जो मूल गद्यांश के प्रश्न रहेंगे बेटा वो ज्यादा से ज्यादा 6 ही होंगे। और इसमें 3 से 4 प्रश्न क्या होगा? ये जो है आपका व्याकरण का होगा। कहने का मतलब ये है कि वो कह जरूर रहा है 5, लेकिन आपको व्याकरण में कम से कम जो है आपको कितने प्रश्न मिलेंगे? 8 से 9। समसामयिक घटना चक्र एक एक चीजों को विश्लेषण करके बताता है बेटा। हम लोग आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर बताएंगे, ठीक है। देखिए हम लोगों ने पूरा अध्ययन किया है इसका। 8 से 9 प्रश्न आपको ग्रामर की मिलेंगे। जैसा कि आप देखे हैं गत वर्ष की बात पूर्व परीक्षा में 24 अगस्त में आपसे पूछ लिया, ये गद्यांश का प्रश्न है लेकिन आपसे व्याकरण पूछ लिया। कह रहा है नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय अर्थात पर्यायवाची शब्द पूछ लिया, गद्यांश के ही बीच में व्याकरण का प्रश्न आ गया। देखिए तो क्या होगा इसमें? सी। बिल्कुल। कहने का तात्पर्य यह है कि गद्यांश में भी 1 से 2 प्रश्न तो कन्फर्म है कि आपके व्याकरण के मिलेंगे। इसलिए हमारा जो अपना एनालिसिस है कि उसमें 8 से 9 आपके क्या होंगे? ग्रामर के होंगे और 6 से 7 प्रश्न जो आपके मूल गद्यांश के होंगे, ठीक है।
अब देखिए एक और देखिए गद्यांश को, ये गद्यांश इसमें दिया हुआ है। हमने आपको बताया कि गद्यांश नहीं पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ना है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया जा सकता है कि उसे मुक्ति मिली है। अब आपके मानस पटल पे प्रश्न चल गया, प्रश्न आपके दिमाग में हो गया। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो तुरंत आपके प्रश्नों का उत्तर निकलता चला जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, देखिए इसमें कह रहा है हस्तामलक, हस्तामलक शब्द से अभिप्राय है क्या है? स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। देखिए अब यहां व्याकरण का प्रश्न आपसे पूछ लिया, तो कहने का तात्पर्य यह है कि गद्यांश के 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन कम से कम क्या रहेंगे? व्याकरण के रहेंगे। और गद्यांश को पढ़ने का हमने आपको तरीका बता दिया कि गद्यांश सबसे पहले नहीं पढ़ना है आपको, सबसे पहले उनके मूल प्रश्नों को पढ़ना है, और मूल प्रश्नों को पढ़ने के बाद ही जो है उसके उत्तर आपको निकालना है। देखिए 12 जून को जो है हम लोग पिट का दहाड़ बैच शुरू होने वाला है, जिसमें एक एक प्रश्नों का विश्लेषण किया जाएगा। तो आप लोग जो है आप लोग बिल्कुल जो है कमर कस लीजिए। इसको निःशुल्क जो है निःशुल्क सुविधा आपको समसामयिक घटना चक्र दे रहा है। निःशुल्क क्लासें चलेंगी, अनवरत क्लासें चलेंगी, नियमित क्लासें चलेंगी, ठीक है, और अच्छे अच्छे विशेषज्ञ के माध्यम से आपको क्लासें चलवाई जाएंगी। इसलिए आप जो है इसको देखिए, ज्यादा से ज्यादा अपने जो है मित्रों को लाभान्वित करवाइए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसको वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचे, जिससे आपके मित्र जो है यार भाई बंधु जितने भी लोग हैं अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। समसामयिक घटना चक्र एक नई पहल कर रहा है, हर प्रश्नों का विश्लेषण पूरा निःशुल्क सुविधा आपको दे रहा है। निःशुल्क सुविधा के साथ आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस तो किया जाएगा, परीक्षा उपयोगी जो आने वाले प्रश्न हैं उसका भी जो है एक विस्तार से जो है यहाँ पे क्या किया जाएगा, हर प्रश्न का विश्लेषण किया जाएगा। वो चाहे हिंदी हो, चाहे गणित हो, चाहे अर्थमेटिक हो, चाहे उसमें गणित में आपका जो है स्टैट्स वाला पोर्शन हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे अंग्रेजी भाषा का हो, जीएस के पूरे पार्ट आपको चलेंगे, इतिहास भूगोल। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं विमल शुक्ला। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं पेट एग्ज़ाम्स के सिलेबस के अंतर्गत जो भी इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं उस पर मैं आपको आज इंग्लिश के क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक जैसा आपको पता है कि पेट का एग्ज़ाम एक ही बार हुआ है, जो कि 24 अगस्त 2021 को लास्ट ईयर हुआ था। अब उसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस में एक तो जैसे पहली बार यूपीएसएससी जो आपकी ये एग्ज़ाम्स को ऑर्गेनाइज कर रही है, उसने फर्स्ट टाइम इंग्लिश को अपने सिलेबस में इंक्लूड किया है। और इंग्लिश इंक्लूड होने के बाद उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस को ही अभी वरीयता दी गई है। 5 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में समाहित हैं। उन 5 क्वेश्चंस में अभी 3 क्वेश्चंस पैसेज से लिए गए हैं, अनसीन पैसेज, जिसे आप कॉम्प्रिहेंशन भी कह सकते हैं, और बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं वो वोकैबुलरी पार्ट से आते हैं। सो हम एनालाइज करते हैं उन क्वेश्चंस को कि वो क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, उनका प्रारूप क्या होगा, और किस बेस पर या किस तरह से वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन्हें कैसे हमें सॉल्व करना है, किन चीज़ों को हमें प्रिपेयर करना होगा। सो देखिए, अच्छा पहले एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि अभी एग्ज़ाम एक ही बार होने के कारण क्वेश्चन केवल 5 आए, उसमें से दोनों शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस पैसेजेस थे और 2 क्वेश्चन एंटोनिम्स सिनोनिम्स से थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे ही क्वेश्चंस दोबारा आएंगे? ठीक है, तो उसके लिए आपको ये जान लेना चाहिए कि इस बार जो सिलेबस हमें यूपीएसएससी से मिला हुआ है उसमें क्वेश्चंस के लिए इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में जनरल ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन करके बताया गया है। सो जनरल ग्रामर में केवल ये 2 पॉइंट्स की एंटोनिम्स सिनोनिम्स से ही क्वेश्चन आएंगे, ये मान लेना ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि जनरल ग्रामर में वो सभी लेसन्स इंक्लूड हो जाते हैं जो रूल्स पर बेस्ड हैं, जिनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, टेंस हो सकता है, नरेशन या वॉइस हो सकते हैं, और वोकेबुलरी पार्ट, एंटोनिम सिनोनिम्स तो हो के ही, मतलब वो तो पहले से ही इंक्लूडेड हैं। सो हमें धीरे धीरे उन सभी चीज़ों को यहाँ पर समझना होगा। सो आज हम बात करते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट मीटिंग का आपका पेपर है जिसमें 5 क्वेश्चन टोटल आए थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेस्ड किस पे? पैसेज पे। ये पैसेज नेहरू जी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब 1 बाय 1 देखिए पैसेज को
कि पैसेज जो बेस्ड है वो नेहरू जी की लाइफ के बारे में बेस्ड है। फिलहाल आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ पैसेज को, कि ये पैसेज उनकी कहीं ना कहीं एक सोशल एक्टिविटी को, कि सामाजिक योग्यता उनके अंदर या समाज में कैसी रुचि वो रखते थे उसके बारे में बताता है। साथ साथ उनकी साइंटिफिक सोच को, जो उनकी वैज्ञानिक सोच है उसके बारे में बताता है। ऐसे ही इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको जो आगे क्वेश्चन मिलता है वो इस तरह से आता है कि फर्स्ट क्वेश्चन मिला आपको, पीटी नेहरू एंजॉयड, पीटी नेहरू ने एंजॉय किया। ये आपके पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्लियर होता है ये कि उसमें पूछा गया था कुछ चीज़ों को, बताया क्या गया था, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले कि वन बाय वन जो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, उन्हीं 4 ऑप्शंस में से पैसेज को पढ़ने के बाद आपको एक सेंस मिलता है। समझिए, देखिए पैसेज को पढ़ने की भी एक अपनी कला होती है। सबसे पहले आप याद रखिए कि किसी भी पैसेज को पढ़ते वक्त आप हमेशा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन पे पेंसिल से अंडरलाइन करते जाइए, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चंस उन्हीं से बनते हैं। कभी भी पूरे पैसेज को पढ़कर उसका अर्थ निकालने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि ये बहुत जैसे ना टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। जब टाइम हमारे पास कम होता है तो हमें पॉइंट्स को अंडरलाइन करना चाहिए और उसके बारे में सोचते रहना चाहिए। ठीक है, जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको आसानी होती है क्वेश्चंस को पढ़ने में। इसे सॉल्व करने के भी 2 अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। फर्स्ट ये है कि जब आपके पास टाइम कम हो तो पहले क्वेश्चंस को ही पढ़ लो, कि वो क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस गिनती में कम हैं तो क्वेश्चंस को पढ़ लो और समझ लो कि क्या क्या वो पूछ रहा है। जैसे इसे पूछ रहा है कि पंडित नेहरू ने एंजॉय किया, मतलब आनंद लिया किन चीज़ों का, तो उसको आप पैसेज में पढ़े हुए हैं तो आपको उसका आंसर आ जाएगा। फिर ठीक है, 1 बाय 1 ऐसे ही तरीका, ये फर्स्ट वे होता है कि क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर देना। जब आपके पास टाइम होता है पर्याप्त तो आप पैसेज को पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। सो ये दोनों स्टेप हैं, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम किस में मिलेगा। जैसे आपके एग्जाम की अगर बात की जाए, पेट एग्जाम की, तो ये टोटल 2 आवर्स का आपका पेपर होता है, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे टाइम की एक बाउंड होती है कि टाइम कम है तो हमें क्वेश्चंस ही आप पढ़ सकते हैं। 3 क्वेश्चंस को पढ़कर उसके बाद पैसेज को पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर क्या है, एज पर गिवन पैसेज देखो, पंडित नेहरू एंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स एंड रेजिस्टिंग टायरनी, हेंस ऑप्शन ए डूइंग ऑल दिस थिंग्स मच मोर इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना ये इन सभी चीज़ों को, इन सभी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट था, इन सभी चीज़ों को, इसीलिए आपका जो आंसर होगा डूइंग ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों को वो करते थे। ठीक है, तो ऐसे आप इसको आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू's पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो उनकी विचारधारा को, उनकी सोच को, उनके सोचने के नज़रिए को व्यक्त करता है। इसमें देखो ऑप्शन आपके पास 4 आएंगे। देखो ये एक प्रारूप है, आपको बस इसे प्रारूप की तरह लेना है। ये तो है नहीं कि हाँ यही पैसेज दोबारा आएगा, नहीं, आपको एक प्रारूप समझना है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इसने पूछ लिया उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें उनकी विचारधारा को प्रभावित करने वाला कौन सा स्टेटमेंट है। आपने देखा इसको, इन 4 में से बी आंसर आपका है। बी आंसर मतलब कौन सा, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। नेहरू जी ने विज्ञान को, मानवता को बराबरी का दर्जा दिया था। ये स्टेटमेंट उनकी विचारधारा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, देखिए पैसेज में एक शब्द आया हुआ था, एक मैनी साइडेड पर्सनालिटी। हम लोग ऐसे लोग, जैसे ऐसा व्यक्ति जो कई चीज़ों में अपने आप में मैच्योर होता है, परिपक्वता उसमें होती है। जैसे कभी वो सामाजिक व्यक्ति है, एक राजनीतिक भी है, उसके अंदर एक उदारता भी है, समाज सेविक टाइप का भी है, या विद्वान भी है विषय का, तो वो कई चीज़ों में पारंगत होता है, तो उसे हम कहते हैं मैनी साइडेड पर्सनालिटी। अब यहाँ पे बी देखिए, अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, ऐसा व्यक्ति जिसकी रुचि कई चीज़ों में हो, उसे हम कहते हैं मैनी साइडेड पर्सनालिटी। यही पूछा गया है कि इसका मतलब क्या होता है इस फ्रेज का, तो अर्थ आपका जो बी है वो ऑप्शन आपका आंसर होगा। ओके, सो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ ये 3 क्वेश्चंस, एक उनके विचारधारा के बारे में, मैनी साइडेड पर्सनालिटी के बारे में,
या किस चीज़ों में उनके इंटरेस्ट था, इन सबको वो पूछा। अब ये 3 क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन जो आपके आते हैं 54 नंबर एंड 55 नंबर, ये दोनों होते हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स से। फर्स्ट यहाँ पे इसमें देखो है गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे दिए गए शब्द का, ट्रांसपेरेंट का आपको एंटोनिम देना है, मीन्स विलोम देना है। ट्रांसपेरेंट शब्द आप हमारे यूज में है, ट्रांसपेरेंट शब्द। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, जिसके उस पार भी हम देख सकते हैं। ऐसे शब्द का अगर आप विपरीत करोगे तो अगर पारदर्शी होगा तो वो अपारदर्शी होगा, हिंदी में पता है आपको। तो अपारदर्शी जो शब्द होता है उसे हम कहते हैं ओपेक। ओपेक का मतलब होता है ऐसी चीज जिसके आप इस पार न देख पाए, ये अपारदर्शी है, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे फेमस, एक्चुअली पेट में पहली बार इंग्लिश के क्वेश्चंस आने के नाते ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चन दे दिए थे। अब फेमस शब्द को, फेमस शब्द का आपको सिनोनिम ढूंढना है। सीधी सी बात है कि फेमस और पॉपुलर सुन के लग रहा दोनों सेम है। फेमस पॉपुलर एक ही तो होता है। फेमस मीन्स प्रसिद्ध है, पॉपुलर मतलब लोकप्रिय होता है, जिसे लोग जानते हैं, वही तो फेमस हुआ। सो इस तरह से 5 क्वेश्चंस आपके लास्ट एग्जाम में आए होते फर्स्ट शिफ्ट में। देखो अच्छा, अब नेक्स्ट जो सेकंड मीटिंग, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन में सेम वही चीज़ उसने फिर से फॉलो की है। एक पैसेज जिसमें से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देन फिर से सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ऐसे क्वेश्चन थे टोटल 5। सो अब देखिए फिर से ये बताता है कि पैसेज को पढ़ने के बाद आपको पूछे गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहाँ पे एक आदमी का, जो इसका स्पीकर है, वक्ता, बोलने वाला है, उसने एक रात का वर्णन किया है। शाम के समय, जो रात्रि की शुरुआत है, उस समय का वर्णन है कि वो घर में बैठा है, वो डर रहा है, उसने किसी की आवाज़ बाहर सुनी, वो जाके बिस्तर पर छुप के बैठ गया। ठीक है, ऐसी कुछ घटनाएं वो अपने बारे में वर्णन करता है। और इन सभी चीज़ों को आप जब पढ़ेंगे तो आगे आपको मिलता है क्वेश्चंस। ठीक है, सो क्वेश्चन होगा द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज। अब देखिए, ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, क्यों वो बेड से बाहर कूद गया या कूदा, क्यों कूदा? तो आंसर यहाँ पे आता है अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। सीधी सी बात है, मतलब वो डर गया। जैसे होता है एक ठंडी सी हवा का झोंका उसकी तरफ आया, उसके चेहरे पर एक ठंडा हवा का झोंका महसूस हुआ और वो डर गया। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। देखो नेक्स्ट यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया गया है एज पर गिवन पैसेज, जैसा कि पैसेज दिया गया है। ऑथर वॉज सडनली राउज्ड बाई अ ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर एंड देन ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेम चीज़ है, हवा के झोंके से वो डर गया था। ओके, नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सी चीज़ को वो पहले करता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी, दिए गए में से कौन सी चीज़ को पहले करता है। आपको पैसेज में बताया गया है कि ऑथर क्लाइंब्ड इनटू बेड फर्स्ट एंड देन रोल्ड हिमसेल्फ इनटू ब्लैंकेट। सबसे पहले वो बिस्तर पर जैसे कूद कर बैठना, कूद के बैठ जाना और अपने आप को कंबल में रोल कर लेना, मतलब लपेट लेना। ठीक है, यही वो कार्य है जो वो पहले करता है। देखिए, तो पहले वो क्लाइंबिंग इनटू बेड, बेड पर गया, उसके बाद अपने आप को रोल कर लिया। सो हम रोल वाला ऑप्शन भी यहाँ पे है, लेकिन हमें दोनों में से पहले कौन सा किया ये चूज करना है। सो पहला था, पहले वो बिस्तर पे जाता है, उसके बाद रोल करता है, तो पहले ये आंसर आपका आ जाएगा। सो इस तरह से आपका आंसर सी यहाँ पे होता है। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन द ऑथर सेट पीरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। देखिए यहाँ पे फिर से कि वो अंधेरे में अपने आप को छुपा के बैठा था। क्यों वो अंधेरे में छुपा हुआ था या बैठा हुआ था, क्या कारण था? अब देखो यहाँ पूछते हैं एज पर पैसेज ऑथर कुड नॉट स्लीप, वह बैठा रहा, सो नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाया? बिकॉज ऑफ हिज फियर एंड दैट वाई ही सैट पीरिंग इनटू द डार्कनेस ऑन हिज बेड। वह छिपा हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ बैठा था। क्यों? उसके डर के कारण। ठीक है, क्यों नहीं वो सो पाया, बैठा रहा उसके डर के कारण। यहाँ पे आंसर ए है, ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डरा हुआ था, भयभीत था, इसीलिए वह नहीं सो पाया और बैठा रहा। ओके, सो इस तरह से 3 क्वेश्चंस उस पैसेज पर आधारित थे। द नेक्स्ट वन इज गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। अब यहाँ पे फिर से आपसे विलोम शब्द पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है। आपका वर्ड है कीन।
देखिए कीन लोग यूज़ करते हैं ना कि तुम बहुत ही कीन हो इस चीज़ के लिए। जैसे आज शाम को कोई पार्टी है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा कीन हो, एक्साइटेड हो या उत्सुक हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है कि अलग अलग वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं। अब कीन का मतलब उत्सुक होता है, एक्साइटेड होता है, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना। तो अगर हम बात करें इसके पर्यायवाची की तो ईगर तो इसका पर्यायवाची हो गया, ईगर मतलब भी उत्सुक होता है। वहीं देखिए हाँ यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर से अलर्ट मतलब भी कहीं ना कहीं ध्यान देने से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है अम्बल जो शब्द है वो शब्द यहाँ पे दर्शा रहा है उसके जैसे होता नहीं कि किसी चीज़ के लिए विनम्र रहना, कोई प्रतिक्रिया न देना, ठीक है। इस सेंस को विपरीत अर्थक शब्द जो उसका है वो बता रहा है कि ये यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक है, या डल था, जो भी है ऐसे ही यहाँ पे आपको बताना है। सो ये आपका एंटोनिम था। नेक्स्ट वन इज गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। प्राइड, यहाँ पे प्राइड जो शब्द है प्राइड, प्राउड, आप समझिए गर्व के लिए हम यूज़ करते हैं प्राइड वर्ड को। सो यहाँ पे अगर प्राइड वर्ड के सिनोनिम लिखा है तो कावर्डिस तो कायरता के लिए, हेट घृणा के लिए होता है, और आपका जो शब्द है ह्यूमर कहीं ना कहीं हंसी मजाक या अलग सेंस में होता है वो। लेकिन यहाँ पे डिग्निटी वर्ड है, डिग्निटी होता है गौरव के लिए, गर्व के लिए, इन सब के लिए, ठीक है। सो आपका जो सिनोनिम होगा प्राइड वर्ड का वो डिग्निटी होगा। यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है, शब्द प्राइड गौरव, घमंड, अभिमान, अहंकार का समानार्थी शब्द डिग्निटी, सेम वही मीनिंग उसकी भी है। सो ये तरीका था क्वेश्चन का, ठीक है। सो वन बाय वन अपने क्वेश्चन को देखा, एनालाइज करके कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे पेट में। ये क्वेश्चंस का प्रारूप था जो लास्ट ईयर हुए हैं उनका। अब देखिए इसी एग्ज़ाम्स को लेकर हम एक बहुत बड़ी अपने आप में कह सकते हैं एक मुहिम चलाने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो पेट में अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं। पेट के एग्ज़ाम्स आपको पता है डिक्लेयर हो चुके हैं सितंबर में। सो आपके पास जो भी समय है, जो भी टाइम है, उसको कंज्यूम करके आपके लिए यही एडवाइस, आप लग जाइए। हम लोग जल्द ही एक लाइव क्लास लेके आ रहे हैं जो दहाड़ बैच नाम से रहेगी। 14 जून दोपहर 12:30 से ये हर दिन 3 घंटे की लाइव बैच रहेगी जो अगले 60 डेज तक सबके लिए फ्री रहेगी। सो आप अपने आप को प्रिपेयर करिए और लग जाइए इसमें, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे 14 जून को लाइव बैच में। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सभी के लिए घटना चक्र लेके आ रहा है निःशुल्क पेट बैच। इस बैच का जो नाम है दहाड़ बैच, और ये बैच 14 जून को आ रहा है। आइए समझते हैं पेट एग्जाम में जो पेपर में आया था रीजनिंग, हम आपको रीजनिंग बताएंगे। रीजनिंग 5 प्रश्न आया हुआ था और 5 नंबर का है। आइए एनालिसिस करते हैं। ये फर्स्ट मीटिंग का पेपर है आपका, जो कि 24 अगस्त 2021 को हुआ था। 5 प्रश्न किस किस टाइप के हैं, किस किस अध्याय से आए थे, क्यों आए थे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। पहला प्रश्न जो कि 56 नंबर पर आया था, ये जो प्रश्न है इनोलॉजी का है। क्यों? क्योंकि पक्षी विज्ञान का संबंध पक्षी से है। अब आप अगर ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे, ऑफिशियल सिलेबस में कहीं पर भी इनोलॉजी सदृशता का जिक्र नहीं है, लेकिन जिक्र है तो किसका है डियर? संबंध का। अब संबंध जब आता है रीजनिंग में तो यहां से 2 चीजें निकाली जाती हैं। पहला है आपका रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, दूसरा सदृशता। तो आपके एग्जाम में सदृशता से प्रश्न आया था, ओके, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आइए देखते हैं 57 नंबर पे जो आपका आया था, ये प्रश्न कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। ऑफिशियल सिलेबस जब आप देखेंगे डियर, उसमें कोडिंग डिकोडिंग के बाद लिखा है ब्रैकेट में अक्षर एवं संख्या। कहने का मतलब साफ है, कोडिंग डिकोडिंग में लेटर टू लेटर पहला टाइप,
उसके बाद लेटर टू डिजिट दूसरा टाइप, और तीसरा बनता है आपका लेटर, और ये दोनों मिक्स कर दिया जाता है। तो ये जो प्रश्न है ये लेटर को दे करके लेटर दिया है, अर्थात लेटर टू लेटर का है, और साधारण इसमें जोड़ और घटाव का नियम लगा हुआ है। तो कोडिंग डिकोडिंग से एक सवाल फिक्स होता है, बदला हुआ पैटर्न क्या है, किस प्रकार से हम प्रश्न को करेंगे देखिएगा आप लोग। तीसरा प्रश्न जो फर्स्ट मीटिंग में आया था रीजनिंग से, वो प्रश्न था रक्त संबंध से। अब रक्त संबंध में जो प्रश्न आया था बहुत बेसिक आया था, और पेट एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे डियर वो बहुत सिंपल आएंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रश्न क्या था, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। जब ऐसे प्रश्न आएंगे उसको करने की क्या रणनीति होगी हम क्लास में डिस्कस कर देंगे, लेकिन ये जो प्रश्न है संकेत पर आधारित है, अर्थात आपका प्रश्न फोटोग्राफ, तस्वीर या कोडेड रिलेशन आ सकता है। इसके बाद डियर आपका जो प्रश्न आया था कैलेंडर से आया था। आपके सिलेबस में कैलेंडर, घड़ी और कैलेंडर दिया गया है। घड़ी से प्रश्न तो नहीं आया, लेकिन कैलेंडर से फर्स्ट मीटिंग और सेकेंड मीटिंग दोनों में प्रश्न देखने को मिले, और ये प्रश्न देखकर तुरंत बनाए जा सकते थे, बहुत सिंपल आया था। प्रश्न क्या देखिएगा, यदि किसी वर्ष में, वर्ष कौन सा दिया नहीं गया है, कोई वर्ष हो सकता है, 25 अगस्त को गुरुवार, गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार है, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी है, अर्थात उस महीने में सोमवार कितनी बार आया है। 25 अगस्त का जो दिन है वो क्या है डियर, गुरुवार है। अगर 25 अगस्त का दिन गुरुवार है और 1 अगस्त का दिन पूछा जाए तो आप बिना पेन उठाए दे सकते हैं। कैसे, 25 में से घटा लोगे, अरे 25 में से घटाओगे तो क्या आएगा 24। हम 25 तारीख दिया है, 1 तारीख का निकाल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। 25 में से 1 घटाया 24, 24 को 7 से भाग दे दो, 7 त्रिक 21, 3 शेष आया। गुरुवार में से 3 घटा दो, गुरुवार में से 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा सोमवार, अर्थात 1 तारीख को कौन सा दिन आ गया आपका, आ गया सोमवार, मंडे। आपको पता है अगस्त महीने में कितने दिन होते हैं, आप जानते हैं 31। जो भी महीना 31 का होगा उसमें 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को पढ़ने वाला दिन 5 बार आएगा। क्यों 5 बार आता है, क्योंकि 31 को जब 7 से भाग देंगे 3 शेष आता है कि नहीं, यही कारण है 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को पढ़ने वाला दिन 5 बार आता है। 1 तारीख को सोमवार है, इसलिए सोमवार की संख्या कितनी हो जाएगी 5। तो बिना पेन उठाए आपकी प्रैक्टिस होगी, आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ओके, इसके बाद जो आपका अंतिम प्रश्न आया था, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का 5वां प्रश्न, वो प्रश्न था क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से। क्या है, वर्गीकरण के प्रश्न कैसे होते हैं, इसमें आपको 4 विकल्प दिया जाएगा। 4 विकल्प में 3 विकल्प किसी न किसी एक नियम के तहत या उनमें एक संबंध होता है और एक अलग होता है। जैसे देखिए पनीर दिया है, दही दिया है, मक्खन दिया है। दही हो, पनीर हो, मक्खन हो, ये तीनों किससे बनते हैं, ये बनते हैं दूध से। किससे बनते हैं, दूध से बनते हैं, लेकिन तेल क्या है, अलग है। तो आप प्रश्न का उत्तर बहुत सरलता के साथ दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसमें यही पूछा है, फिर आपका जो एग्जाम होगा 2022 में उसमें भी यही पूछा जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आइए, ये तो फर्स्ट मीटिंग की बातें थी, आइए देखते हैं सेकेंड मीटिंग में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। सेकेंड मीटिंग में भी जो प्रश्न पूछा गया देखिएगा, इसमें पहला जो प्रश्न है ये क्लासिफिकेशन से है, मतलब पादरी है, मुनि है, सूरवीर है, अलग कौन है। तो आप जानते हैं इसमें जो सूरवीर है अलग है। ओके, दूसरा प्रश्न जो आपका आया डियर, वो आया आपका कोडिंग डिकोडिंग का। ये जो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, आप देखेंगे जितने अक्षर इसमें हैं वही अक्षर इसमें भी हैं, अर्थात ये जो प्रश्न था अक्षरों के आपसी परिवर्तन से संबंधित था।
ओके, अर्थात स्थान परिवर्तन से संबंधित था। और ये जो टाइप है इस समय का सबसे लेटेस्ट टाइप है और यहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। और एक और बात, इसमें जो भी शब्द लिखे होते हैं वो बड़े होते हैं, अर्थात टाइम लगता है। ओके, देख रहे हैं ना किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। इसको इस प्रकार से हम लोग नहीं करेंगे, क्लासेज में हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिएगा जो इसमें आया था, ये है आपका रक्त संबंध से। रक्त संबंध में टाइप वही है, अर्थात संकेत करते हुए, कहते हुए, तथ्यों पर आधारित प्रश्न है। तो सिंपल था, आसानी से बन गया था, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डियर अगला जो प्रश्न आपका आया, देखिएगा 59 नंबर पर वो आया, एनालॉजी से दिया है कुत्ता। कुत्ता का संबंध रेबीज के साथ है। अरे कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता है? आप जानते हैं रेबीज होता है। उसी प्रकार से मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। तो ये एनालॉजी से एक प्रश्न, ब्लड रिलेशन से एक प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग से एक प्रश्न, क्लासिफिकेशन से एक प्रश्न और कैलेंडर से एक प्रश्न, 5 प्रश्न आया हुआ था। अब देखिए 63 नंबर पे जो आपका प्रश्न आया सेकेंड शिफ्ट में, वो आया कैलेंडर से। अब इस प्रश्न को देखने के बाद आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। कैसे? देखिएगा 18 फरवरी 2005 को क्या है? शुक्रवार। कौन सा दिन है? 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है। तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? आपसे कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है कभी भी। कैलेंडर के प्रश्न को हम बिना कोड से पढ़ेंगे और विद इन सेकेंड में प्रश्न का उत्तर देंगे। 14 जून को मिलिएगा। देखिएगा 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? देखिए 18 फरवरी यहां भी और 18 फरवरी यहां भी, अर्थात डेट और मंथ सेम है। अंतर क्या है? खाली वर्ष में ना 2005 2007 कितने वर्ष का अंतर है? 2005 में से 2007 घटाओगे तो क्या आएगा? 2 वर्ष, अर्थात 2 वर्ष का अंतर है। बीच में कोई भी लीप वर्ष नहीं है और साधारण वर्ष में 1 दिन की वृद्धि होती है कि नहीं? 2 वर्ष है तो 2 दिन की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात शुक्रवार में 2 जोड़ दो। अरे शुक्रवार में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? शुक्रवार में 2 जोड़ोगे तो रविवार आ जाएगा, शनिवार रविवार। तो प्रश्न का उत्तर आप बहुत सरलता के साथ दे दिए थे। देखिएगा अगर कैलेंडर का प्रश्न है, एक देखिएगा डियर, अगर आज मान लीजिए 7 जून है, 7 जून जो आपका डे है डियर, वो क्या है? आज मंगलवार है। मंगलवार है ना? 7 जून 2022 का जो दिन है मंगलवार है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया 29 तारीख यही जून महीने में अर्थात 2022 में कौन सा दिन होगा, मतलब 7 का देके 29 का पूछे, कुछ मत करिएगा, 29 में से 7 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका? 22। अरे 29 में से 7 घटा लेंगे 22 आएगा। 22 को 7 से भाग दे दीजिए तो 7 त्रिक 21, 1 शेष आया, 1 शेष आया ना? तो कुछ नहीं करना, मंगलवार में 1 जोड़ दीजिए। मंगलवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? बुधवार आया ना? बुधवार। तो आप देखेंगे 29 जून को बुधवार होगा। ऐसे किसी भी प्रश्न का उत्तर आप विद इन सेकंड में दे पाएंगे। देखिएगा डियर, ये जो पेट एग्जाम है, जो दहाड़ बैच आ रहा है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। क्या है? ये जो बैच आ रहा है 14 जून को आ रहा है, ये बैच 3 पुस्तकों पर आधारित होगा। पहला पुस्तक आपका जो है ये यूपी SSSC में जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उस पर आधारित प्रश्न हैं और अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सिलेबस के हैं। उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आ सकते हैं वो बताए जाएंगे। अर्थात हम आपको कम पढ़ाएंगे, लेकिन जो पढ़ाएंगे औकात नहीं है, बाहर से कुछ आएगा। अर्थात आप क्लास पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। इसी प्रकार से आप 14 दिन दोपहर 12 बजे जरूर मिलें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रहे। जय हिंद दोस्तों। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं अंकुर शुक्ला समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर
स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके लिए समसामयिक घटना चक्र परिवार लाया है एक नई पहल, एक नई खुशखबरी, जिसमें आपके पेट के एग्जाम के लिए विशेष तैयारी करवाई जाएगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, समसामयिक घटना चक्र के माध्यम से, जिसमें 60 दिनों की लगातार लाइव क्लास होने वाली है। 60 दिनों की लगातार दहाड़ बैच चलने वाली है आप सभी लोगों के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके सिलेक्शन के लिए, आपके एग्जाम के लिए। याद रखिएगा 60 दिनों की लाइव क्लास, लगातार 3 घंटे 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर आपके सारे शिक्षक गण मिलकर के आपके एग्जाम में आपकी सफलता के लिए। याद रखिएगा आखिर आपकी सफलता कैसे निश्चित होगी, उसका माध्यम क्या होगा, वो सारी चीज़ों को हम समझेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने शिक्षण की तरफ। हमारे द्वारा आपके सामने डिस्कस किया जाएगा करंट अफेयर, और करंट अफेयर के कौन कौन से पोर्शन को हमें टच करना है, हमें देखना है, उसके बारे में समझना है। पूरा करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर अथाह है, लेकिन उनमें से चुनकर मोती जरूर निकालना है। याद रखिएगा। और वो मोती कैसे निकलेंगे उसको हम समझते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से, जो इसके पहले आपके पेट के एग्जाम हो चुके हैं। उसमें पेट के एग्जाम के आपके पहली पाली में जो एग्जाम हुआ था उससे संबंधित सारे क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले बार यहाँ पर देखेंगे। वो क्वेश्चन कौन से थे? तो सबसे पहला यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतीय दूरसंचार कंपनी कौन है जो विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनी है। 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड, यानी सिंपल सा मतलब है दुनिया में जो इंडेक्स जारी होते हैं, कंपनियों के जो इंडेक्स जारी होते हैं, ब्रांड वैल्यू की जो इंडेक्स जारी होती है, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। और डी आंसर यानी भारत के बारे में पूछा गया है, तो रिलायंस आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट। यानी पहला पॉइंट हमें समझना है कि क्वेश्चन डिस्कस कहाँ करना है, इंडेक्स में। इंडेक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, जरूर आएगा। नेक्स्ट हमारा है बोल्ड परियोजना, यानी आप सिंपल सा समझ चुके होंगे राज्य या फिर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में, योजनाओं के बारे में, परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करना है। और ये आपकी बोल्ड जो परियोजना है इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? डी, यानी राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में शुरुआत की गई, यानी हमारे राज्य और केंद्र से संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं और परियोजनाएं शुरुआत की गई हैं उनके बारे में एग्जाम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावनाएं जरूर हैं। नेक्स्ट हमारा है कोवैक्स योजना, यानी सिंपल सा आप समझ चुके होंगे कि कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बना है। तो ये आपकी कोवैक्स योजना यानी कोविड से संबंधित है। और कोविड के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये वही बीमारी है जिसने 3 साल तक लोगों को परेशान किया है, करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा है। और ये आपकी कोविड आपके एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वैक्सीन बनी है, कहाँ पर कोविड का जो सबसे पहले विस्तार हुआ था, मरने वाला व्यक्ति पहले कौन था, कोविड जो आपका टीका है या वैक्सीन है किसको सबसे पहले लगी थी। कोविड से संबंधित सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। और मुफ्त वैक्सीन पाने वाला जो पहला देश था उसका नाम है घाना, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है किस शहर में लाइट हाउस परियोजना, यानी ये भी आपकी केंद्र या राज्य की योजनाओं से संबंधित है। और लाइट हाउस परियोजना का जो शुभारंभ है ये किया गया था पटना में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ये डोपिंग तो एक बहाना है, असली मकसद तो 2 क्वेश्चन आपके खेल से आना है, याद रखिएगा। कम से कम 2 क्वेश्चन आपके खेल से जरूर आएगा। और 2 क्वेश्चन वो कुछ भी हो सकता है। अभी हाल ही में खेल से जो भी चीज़ें चर्चा में हैं, जिसको कोई अवार्ड दिया गया हो या फिर किसी टीम ने कोई मेडल जीता हो, इन सारी चीज़ों से यहाँ पर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं खेल से संबंधित। नेक्स्ट हमारा है भारत का कौन सा प्रथम राज्य है जहां पर एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। यानी सिंपल सी बात है, राजनीति के क्षेत्र में जो भी अभी हाल ही में घटनाक्रम नई हुई हैं, जैसे आप देखें हैं अभी तक हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में और मणिपुर में। इन सारे राज्यों से चुनाव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से राज्य में वहाँ की विधानसभा में, विधान परिषद में नई चीज़ें लागू की गई हैं, या कहाँ पर ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है, कौन सी पेपरलेस विधानसभा बनी है, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजनीति से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और ई कैबिनेट प्रणाली एंड टू एंड कहाँ पर लागू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में।
नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 67 पर आया हुआ था ये आपका क्वेश्चन। UDISC यानी यूडाइस कोड आप जानते हैं, और यूडाइस कोड का सिंपल सा मतलब है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है यूडाइस कोड, याद रखिएगा। यानी आपका जो ये कोड है, हमारे देश में जो भी नए नए नाम जारी किए जाते हैं, जो ऑपरेशन जारी किए जाते हैं, नए नए कोड लॉन्च किए जाते हैं, नए नए आविष्कार किए जाते हैं, जैसे आपका परम गंगा, परम प्रवेगा नाम का सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ है। उसके अलावा भारत के द्वारा कई सारे ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते हैं, जैसे ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, यहाँ पर लोगों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए। तो इन सारी जगह से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई है। यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ भी नया होगा, यानी सिंपल सी बात है, जियोग्राफी से आपके जो करंट अफेयर के सेक्शन हैं वो भी आपके इसी में आने वाले हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में कोई भी नई उपलब्धि आपके करंट अफेयर में जरूर आएगी। और ये आपका अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो उनका नाम क्या है, शिरीषा बांदला नाम है उनका, याद रखिएगा। शिरीषा बांदला जो है नासा के द्वारा भेजा गया था। और नेक्स्ट हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल, नाम क्या है, शूपेस इसका नाम है। यानी हमारे देश में लॉन्च किया जाने वाला कोई पोर्टल, जो अभी हाल ही में नए पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, कोई नई आपके ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं, तो वहां से आपके ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और किस न्यायालय के द्वारा शुरुआत की गई है, तो इसकी शुरुआत की गई है किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर पोर्टल की भी शुरुआत की है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और जैसे अभी हमने देखा कि खेल से संबंधित कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, वो संबंधित खेल से भी हो सकते हैं, या फिर CEO जो आपके बनते हैं, ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किए जाते हैं, कभी भी जो देखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के द्वारा ODOP का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है, उत्तराखंड के द्वारा अक्षय कुमार को बनाया गया है। इन सारे ब्रांड एम्बेसडर, CEO, MD, सारी चीज़ों के बारे में नई नई जो नियुक्तियां होती हैं, अध्यक्ष पद पर किसी को नियुक्त किया गया है, किसी को महानिदेशक नियुक्त किया गया है, इन नियुक्तियों से भी आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आपके एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं करंट अफेयर से, याद रखिएगा। और यहाँ पर वीवो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, तो विराट कोहली को। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है करंट अफेयर के आपके सेकंड मीटिंग से संबंधित, उसी पेट एग्जाम के सेकंड मीटिंग से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। तो अभी टाइप हम समझ चुके हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, यानी सिंपल सी बात है, योजना से संबंधित है। और आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान के द्वारा दिया गया है, स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है। और ये आपका राजस्थान के द्वारा। RBI ने 22 जुलाई 2021 से किस RBI के द्वारा यहाँ पर 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को एक प्रकार से नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो मास्टर कार्ड, जो अमेरिका का मास्टर कार्ड है, यानी इकोनॉमी। एक पॉइंट आप समझिएगा, इतिहास हो, भूगोल हो, जो आपके पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, सारे क्षेत्रों में करंट अफेयर जो आपके होते हैं वो अलग से पार्ट बनते हैं, जो नए नए घटनाक्रम इन सारे क्षेत्रों में होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, मास्टर कार्ड हो जाएगा। और योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो नमस्ते योग ऐप आपका है, हमने अभी बताया आपको कि कम से कम 1 क्वेश्चन पोर्टल से जो नए नए जारी होते हैं, नए नए ऐप जो जारी किए जाते हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा, वहाँ से 1 क्वेश्चन बनना जरूरी है। जैसे आपके द्वारा अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फास्टर नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। नमस्ते योग शुरू किया गया है आपका जागरूकता बढ़ाने के लिए योग के क्षेत्र में। जैसा आप जानते हैं 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है, किसके द्वारा, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। और उसके अलावा दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या रही है। यानी ये क्वेश्चन आपका सिंपल सा पॉइंट है, इकोनॉमी से संबंधित है। और हमने पहले ही आपको बताया था, यहाँ पर ना तो इतिहास है, ना तो भूगोल है, ना तो इकोनॉमी है, ना तो पॉलिटी है, सब करंट अफेयर है जो आपके 1 से 2 साल में हुए हैं, यानी हाल ही में हुए हर घटनाक्रम आपके करंट अफेयर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है, 7.6
36% है। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। नाम क्या है? विद्या बालन। यानी हमने आपको बताया था बॉलीवुड हो या खेल हो, यहाँ से जो भी इनके स्टार खिलाड़ी हैं, इन जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिनको सीईओ नियुक्त किया गया है, जिनको एमडी बनाया गया है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में अध्यक्ष या महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, तो वहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। कौन से देश का पासपोर्ट? तो फिर वहीं पर आ गए हैं जहां से हमने अपने पहले टेस्ट की शुरुआत की थी, यानी रैंकिंग और सूचकांक से। कहां पर? रैंकिंग और सूचकांक की बात कर रहे हैं। रैंकिंग और सूचकांक यानी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, और इंडेक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे, वो चाहे आपके ब्रांड वैल्यू से हो या फिर आपके एग्जाम में शक्तिशाली पासपोर्ट यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से हो, या फिर खुशहाली इंडेक्स हो, या फिर आपके दुनिया भर में फैली हुई भुखमरी के लिए इंडेक्स जारी किया गया GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो। तो क्वेश्चन कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन वो रहेंगे करंट के, जो आपके दो सालों में, 1 से 2 सालों में चर्चा में रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें टोक्यो पैरा ओलंपिक्स यानी खेल से हमने आपको पहले भी बताया कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आने हैं, और टोक्यो पैरा ओलंपिक। और जब भारत ने कमाल किया हो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में, तब तो क्वेश्चन बनना 100% फिक्स है, क्योंकि भारत ने तो इतिहास रच दिया है। पूरे 70 सालों में भारत ने जितने मेडल नहीं जीते, उतने उससे भी ज़्यादा मेडल भारत ने अकेले टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 मेडल जीत करके इतिहास रच दिया है। उसके अलावा अगर हम बात करें वैश्विक शांति सूचकांक, ये आप देख सकते हैं, हमने कहा था इंडेक्स से 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन आ चुका है। वैश्विक शांति सूचकांक और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। और वैश्विक शांति सूचकांक में यहाँ पर कौन सा देश शीर्ष पर है? तो उसका नाम क्या है? आइसलैंड है। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना, और योजना से 2 क्वेश्चन फिक्स है, याद रखिएगा, जो पहले हम डिस्कस किए हैं। और ये आपकी योजना भी योजना और केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित है। और किसने दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो यहाँ पर राज्य में तेलंगाना सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया है। विधानसभा चुनाव से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। हमने कहा था राजनीति तो एग्जाम कभी छोड़ ही नहीं सकती है। ठीक है, और राजनीति से एक क्वेश्चन जरूर पक्का यहाँ पर आएगा, और ये चुनाव से आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। और चुनाव में तमिलनाडु में किस पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है? तो डीएमके के द्वारा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनते हैं। उन सारे पॉइंट को हम कवर करने का प्रयास करेंगे, सारे टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अथाह सागर को नहीं पढ़ना है, सागर से मोती निकाल कर पढ़ना है, याद रखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में सक्सेस पाना है, सफलता पाना है। समसामयिक घटना चक्र प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपकी सफलता। तो तैयार हो जाइए सारे लोग दहाड़ बैच के लिए। 14 जून से लग जाइएगा। 14 जून से शुरू होने वाली है आपका ये सेशन, जिसमें हम धमाल करने वाले हैं। और बेसिकली पहले धमाल हम करेंगे, लेकिन अंतिम धमाका आपका होना चाहिए आपके एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं 14 तारीख को। जय हिंद मैं सभी दोस्तों को, जय हिंद एवरीवन। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। आप सभी लोगों का मैं अंकुर शुक्ला समसामयिक घटना चक्र परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि पेट की सीरीज लॉन्च हो चुकी है समसामयिक घटना चक्र के द्वारा। आपके लिए बिगुल बज चुका है विजय की समसामयिक घटना चक्र के द्वारा 60 दिनों की लगातार लाइव क्लास का जो हम लोगों का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 14 तारीख से। याद रखिएगा 14 तारीख से आपके लक्ष्य को पूरा कराने का हमारा जो जिम्मा है उसकी शुरुआत हो चुकी है 14 जून से दोपहर 12:30 बजे। दोपहर 12:30 बजे याद रखिएगा 60 लाइव क्लासेस होंगी आपकी लगातार 60 दिनों तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस सेशन में, जिसमें आपके हर एक टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा। हर एक टॉपिक से जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर कराने का प्रयास किया जाएगा। और करंट अफेयर के साथ साथ हमारे द्वारा जो सेशन कंप्लीट कराया जाना है उसका नाम है जनरल अवेयरनेस। तो आइए समझते हैं जनरल अवेयरनेस से किस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस में आपके एग्जाम में कम से कम
10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 नंबर आपका कवर करने वाला है जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस होता क्या है तो इसकी किसी को कोई अंदाजा नहीं है, यानी हम ऐसे समुद्र में डुबकी लगाने वाले हैं जिसकी गहराई का हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी मोतियां तो निकाल कर लाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है, ये फिक्स है। याद रखिएगा सारे लोग, और इसी लक्ष्य के साथ शुरुआत करेंगे अपने सेशन की। लेकिन सबसे पहले जान तो लें कि जो मोतियां निकालना है वो मोती होंगे कैसे, और वो मोतियों की पहचान करेंगे अपने प्रीवियस ईयर के सेशन से। आइए देखते हैं इसके पहले कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके पहले जो आपका पेट का एग्जाम हुआ है 24 अगस्त को, पेट एग्जाम फर्स्ट मीटिंग में, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला आपका है कोस्टारिका। कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टारिका की राजधानी है सेंट जॉस, आपको पता है, लेकिन ये राजधानी क्यों पूछी गई है? तो राजधानी ये आपका करंट अफेयर से नहीं है, बल्कि इसका संबंध सामान्य ज्ञान से है, जनरल अवेयरनेस से। याद रखिएगा जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट देश होते हैं उनकी राजधानियों का नाम कम से कम आपको याद होना जरूरी है। यानी पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि देश की कैपिटल होनी चाहिए, वहाँ की मुद्राएं याद होनी चाहिए, वहाँ की राजधानियों के किस नदियों के किनारे बसे हुए हैं, रिवर का नाम, ये सारी चीज़ें जनरल अवेयरनेस में आएंगी और इन चीज़ों का नाम याद होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी सिंपल सा आपको पता चल गया है टॉपिक कि हमारे एग्जाम में जो आने वाला पॉइंट है वो कौन सा है, दिवस से संबंधित है, सप्ताह से संबंधित है, लेकिन वो दिवस भी इंपॉर्टेंट होने चाहिए। हिंदी दिवस इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछा गया है 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा कई सारे अन्य दिवस हैं। योग दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, टीबी दिवस, एड्स दिवस, कैंसर दिवस, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जनरल अवेयरनेस में। और इस प्रकार से आंसर डी है, यानी हमारा दूसरा टॉपिक कवर करना है डेज, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा, यानी दुनिया के जितने भी संगठन हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो भी कंपनियां हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इन सारे कंपनियों से, ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका सदस्य कौन सा नहीं है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये सारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। इसमें शामिल होने वाले अंतिम देश कौन से हैं, इन सारी चीजों से क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी अगला हमारा टॉपिक है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनियों से संबंधित, इनके बारे में हमें समझना है। नेक्स्ट हमारा है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। यानी सिंपल सी बात है, हमें पॉलिटी सेक्शन में पॉलिटी सेक्शन को भी कवर करना है सामान्य ज्ञान में। पॉलिटी जो कहीं नहीं आता है वो सामान्य ज्ञान में आता है, और हमारे सामान्य ज्ञान में ऐसे पॉइंट जो कॉमन है, कौन कौन सी भाषाएं कहाँ पर हैं, कौन कौन सा नृत्य कहाँ पर है, कौन कौन सी बोली कहाँ पर है, कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे अपने सेक्शन में। राज्य से संबंधित, यानी सिंपल सी बात है राज्य विशेष या केंद्र विशेष के बारे में, या फिर यूनियन टेरिटरी से आपके एग्जाम में उनके पॉलिटिकल जो व्यू हैं, उनके राजनीतिक जो घटनाक्रम है उनसे संबंधित, उनके जो एक प्रकार से जो उनका भौगोलिक मैप है उनके बारे में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओणम किस भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। यानी सिंपल सा मतलब है हमारे देश में होने वाले कई प्रकार के उत्सव कौन से हैं, हमारे देश में कई प्रकार के नृत्य कौन से हैं, हमारे देश में कई प्रकार से जो होने वाले उत्पाद कौन से हैं, कृषि से संबंधित उत्पाद कौन से हैं, मिट्टी कौन सी है, ये सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर राज्यों से, आपके अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से, जो हमें कवर करना है। और ओणम कहाँ का है, तो केरल का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई कौन थे। यहाँ पर अगर ये पूछा गया होता इस बार का नोबेल का शांति प्राइज किसे मिला है, तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर का होता, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई कौन थे, यानी ये क्वेश्चन बन चुका है जीए जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, तो पहले जो एशियाई थे उनका नाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था उनकी कृति के लिए, उनकी रचना के लिए, साहित्य के क्षेत्र में। याद रखिएगा, यानी जितने भी आपके अवार्ड हैं वो चाहे नोबेल पुरस्कार हो, रैमन मैग्सेसे अवार्ड हो,
भारत में दिया जाने वाला भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, पद्मश्री हो, दादा साहब फाल्के अवार्ड हो, इन सारे अवार्ड से संबंधित इनके पुराने तथ्यों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो जानना जरूरी है, और इसको हम लोग वहां पर देखेंगे अपने सेशन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, यानी पर्यटन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन से संबंधित, उसके अलावा नेशनल पार्क कौन कौन से हैं उनसे संबंधित, उसके अलावा नेशनल पार्क के अलावा आप देखेंगे कई सारे डैम बनाए गए हैं, बांध के निर्माण किए गए हैं इनसे संबंधित, और कई सारे आज के समय में टेक्नोलॉजी पार्क, अलग अलग तरह के पार्क बनाए जाते हैं, उनसे संबंधित फैक्ट को हम देखेंगे यहाँ पर इस सेक्शन में। अजंता एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट अगर हम बात करें तो अगले जो आपके क्वेश्चन है वो सेकंड मीटिंग के क्वेश्चन है, उसी पेट एग्जाम के दिन, उसी दिन के क्वेश्चन है सेकंड मीटिंग के, जो जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। इनमें निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है, तो भूटान के नाम से जाना जाता है। और ये सारे पॉइंट जो हम समझ चुके हैं जनरल अवेयरनेस में, कहाँ से हमें क्वेश्चन देखना है, तो किसी देश के बारे में हमें क्वेश्चन देखना है, उस राज्य के राजधानी क्या है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, करेंसी क्या है, शासनाध्यक्ष कौन है, उसके अलावा उसका वास्तविक में जो मेन पॉइंट है, जैसे थंडर ड्रैगन या कोई उसका अलग से कोई नाम है तो उनके बारे में भी चर्चा जरूर करनी है। नेक्स्ट हमारा है रियाद कौन से देश की राजधानी है, तो सिंपल सा सबको पता है सऊदी अरब की कैपिटल है, और राजधानी से 100% एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर आएगा। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस, यानी डे से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है, जैसा कि पहला पेपर में हम देख चुके हैं, और संयुक्त राष्ट्र दिवस तो आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी जो महत्वपूर्ण स्थान है, अभी हमने आपको बताया था कि जो भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या संगठन है उनकी मुख्यालय कहाँ पर है, उनमें जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है, स्थापना कब हुई थी, इन सारी चीज़ों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यहाँ पर न्यायालय कहाँ है, तो यह द हेग में है, याद रखिएगा, नीदरलैंड में। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है खजुराहो मूर्तिकलाएं कहाँ पर हैं, तो पर्यटन से संबंधित है, याद रखिएगा। और खजुराहो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और अभी हाल ही में तो खजुराहो का महोत्सव भी आयोजित किया गया था, 47वां खजुराहो महोत्सव, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर भौगोलिक संरचना के बारे में भी आपके एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत, ठीक है, कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, मुख्यमंत्री कौन कौन है, इस समय राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा छोटा है, जनगणना, इन सारी चीज़ों से संबंधित जो पॉइंट हैं वो आपके इस सेक्शन में आएंगे सामान्य ज्ञान में। और यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, तो आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक हरित ग्रह, यहाँ पर गैस कौन सी नहीं है, कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है, यानी आपके साइंस सेक्शन में भी सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन बनेंगे, जो कहीं पर किसी टॉपिक में नहीं आते हैं वो सामान्य ज्ञान में आते हैं, याद रखिएगा। यानी समुद्र से मोती निकालने का काम करना है, वो भी कौन से समुद्र से, प्रशांत महासागर, दुनिया के सबसे बड़े महासागर में। और यहाँ पर हरित ग्रह गैस कौन सी नहीं है, तो नाइट्रोजन हरित ग्रह गैस नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, याद रखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया इस बार अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार का संबंध पूछा गया है, यानी ये आपका जनरल अवेयरनेस का है, क्योंकि अगर ये पूछा जाता अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया है तो वो करंट अफेयर बन जाता, याद रखिएगा। और अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। और प्रसिद्ध नाब कालेबारा उत्सव, यानी जो भी आपके उत्सव हैं, नृत्य हैं, महोत्सव हैं, इनका आयोजन जो किया जाता है ये आपके इस सेक्शन में आएगा, और ये आपका ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। कौन सा, तो नबकालेबारा उत्सव जो आपका आयोजित किया जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जितने भी आपके पेट में आने वाले क्वेश्चन हैं एक प्रकार से इनके टॉपिक फिक्स हैं, यानी हमें जो समुंदर एक प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, हजारों किताबों को एक साथ लेके बैठ जाते हैं, उस समुंदर से बचना पड़ेगा।
और समुंदर में किनारा जरूर ढूंढना पड़ेगा। याद रखिएगा, समुंदर से मोती कैसे निकालना है, ये पूरे प्रोसेस को समझेंगे अपने 60 क्लासेस में, अपनी 60 दिनों की लाइव क्लास में जो आपके 3 घंटे की शुरू होने वाली है 14 जून से। तो चलिए मिलते हैं, तैयार हो जाइए आप सभी लोग। 14 जून को सभी लोगों के साथ मिलते हैं। सब लोग लाइव रहिएगा, सारे दोस्तों को इन्वाइट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी क्लास लगातार 60 दिन होने वाली है। मिलते हैं अपनी क्लास में 14 जून को। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद एवरीवन।